नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, कैसे हैं? प्रणाम गुरु। ठीक है आशीर्वाद। सर, आप ठीक है? नमस्कार सर, नमस्ते जी, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्ते। मेरा जैन साहब का वीडियो ऑफ है अभी। हाँ सर, मैं 2 मिनट में वीडियो ऑन कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। ठीक है। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते बनी जी, कैसे हैं? दिव्या आपकी बेटी है, उसका फोन है, तो आपका जो है आपके उसमें ना वॉइस नहीं आती है, कुछ दोबारा चेक कर लीजिए। रत्ना जी, वॉइस आ नहीं रही है, दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि आज तो डाउट्स क्लियर वाला मामला है, तो आप सभी लोगों को बोलना होगा। मैं जो है इनिशियली मैं आप लोगों को थोड़ा सा करिए, मैं आप लोगों को इनिशियली एक थोड़ा चार दशा के कैलकुलेशन के बारे में जो कंफ्यूजन है वो मैं आपका क्लियर करूंगा। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आज सुनील जी ने कहा कि 7:30 बजे के पहले उनकी कोई क्लास नहीं है, तो आप 7:30 तक आप क्लास ले सकते हैं। भी लगा था। अच्छा देखिए, हेलो सर, अब आ रही है? अब आ रही है, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो चार दशा का जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी है, और उसे किस तरह से करते हैं इसके जो है 2 कंपोनेंट्स हैं। मतलब इसमें आप यूं समझिएगा, देयर आर 2 मेथड्स। 2 मेथड्स का मतलब है कि हमने सबसे पहले चार दशा का जो होता है वो सव्य अपसव्य ग्रुप को देखना होता है। सव्य अपसव्य ग्रुप को कैसे पकड़ा जाता है, ऋषि जैमिनी ने इसे बहुत आसान बना दिया है। उन्होंने जो है मेजोरिटी रूल पे उन्होंने उसे उठाया है। जैसे 1 2 3, ये चूंकि इसमें 2 ऑड साइन हो गए, 1 और 3, तो 2 को भी इन्होंने ऑड साइन में ले लिया। मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो ऑड साइन और इवन साइन है उससे फर्क इसको कर दिया है, 3 राशियों को एक साथ क्लब कर दिया गया है। उसके बाद आया 4 5 6। 4 5 6 में 4 और 6 चूंकि इवन है तो 5 को भी इवन ले लिया गया है। उसके बाद आया 7 8 9। 7 8 9 में 7 और 9 दोनों ऑड हैं, तो ये पूरा ग्रुप जो है वो सव्य ग्रुप हो गया, यानी कि ऑड ग्रुप हो गया। उसके बाद फिर आया 9 10 11, नहीं सॉरी, 7 8 9 के बाद 10 11 12। तो 10 और 12 चूंकि इसमें इवन साइंस हैं तो ये पूरा ग्रुप जो है इवन हो गया। अब इसे हमने जो है 2 जगह पे इस्तेमाल करना है, तो ताकि जहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है वो ये हो जाता है कि जो दशा का ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन है वो नवम भाव की राशि के सव्य अपसव्य पर आधारित है। पहली बात, यानी कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति का जातक का लगन है उस लगन के नवम भाव को आप देखिएगा, और उसमें अब आप ये समझ गए हैं कि सव्य ग्रुप में 1 2 3 और 7 8 9 ये सव्य ग्रुप है। सव्य ग्रुप के जो जातक की जो कुंडली में जो चलेगा चार दशा का सीक्वेंस, वो चलेगा जोडाइकल ऑर्डर में, डायरेक्ट ऑर्डर में। कहने का मतलब है अगर वो एरीज लगन का है तो एरीज के बाद फिर वृष राशि आएगी, फिर तृतीय भाव की जैमिनी राशि आएगी, मिथुन राशि आएगी, चतुर्थ भाव की फिर कर्क राशि आएगी, पंचम भाव की फिर सिंह राशि आएगी। इसे सव्य ग्रुप कहते हैं। अब आपने अगर जातक का आपने असेंडेंट देखा, 4 नंबर का असेंडेंट है, तो उसके जो 9th हाउस में जो राशि पड़ी वो पड़ी 12 नंबर की राशि, यानी मीन राशि। तो मैंने आपको बताया 10 11 12 में 10 इवन हो गई और 12 इवन हो गई, तो ये पूरा ग्रुप इवन हो गया। 11 नंबर की आए राशि, 10 नंबर की आए या 12 नंबर की आए, अब ये अपसव्य ग्रुप में आ गया कर्क लगन। तो अब इसकी जो दशा का सीक्वेंस चलेगा वो यूं चलेगा कि पहली दशा हमेशा जन्म लगन की राशि की होती है, तो पहली दशा तो कर्क राशि की होगी। उसके बाद जो सेकंड राशि 4 के पीछे कौन सी आई, 12वें में कौन सी आई, मिथुन। तो दूसरी जो राशि जो आएगी वो मिथुन की आएगी, और तीसरी दशा जो है वो वृष राशि की आएगी, चौथी मेष राशि की आएगी, 5वीं मीन राशि की आएगी, 6ठी कुंभ राशि की आएगी। यानी जो उल्टा चलेगा वो,
इनडायरेक्ट ऑर्डर में चलेगा, जोडाइकल ऑर्डर के विपरीत के ऑर्डर में चला जाएगा। ये तो हो गया जब हमें ये डिसाइड करना है कि इस जातक के लिए दशा का सीक्वेंस क्या होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा या रिवर्स होगा। नहीं, ऑड इज नॉट, ऑड इज एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिखने में संजना जी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट और रिवर्स बोलिए, डायरेक्ट और बैकवर्ड बोलिए। जब आप डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको हमेशा क्लियर होगा कि मेष के बाद वृष आएगा, वृष के बाद जो है मिथुन आएगा, मिथुन के बाद कर्क आएगा। और बैकवर्ड अगर आप बोलेंगे तो बैकवर्ड वर्ड अपने आप में इसको पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा कि पिछली राशि आएगी उसके बाद की। तो इसे डायरेक्ट एंड बैकवर्ड आप बोल सकते हैं या डायरेक्ट एंड रिवर्स बोल सकते हैं। तो ये है, तो ये तो इसका डिसीजन जो होता है वो लगन के नवम भाव में पड़ने वाली राशि से होगा। अब दशा के जो वर्ष होते हैं पाराशरी ज्योतिष में हमेशा कंफर्म्ड वर्ष होते हैं और सेम वर्ष होते हैं। जैसे सूर्य की महादशा होगी तो 6 वर्ष की होगी, चंद्रमा की महादशा होगी तो 10 वर्ष की होगी, मंगल की और केतु की महादशा होंगी तो 7-7 वर्ष की होंगी। आपको मालूम है मंगल के बाद में राहु की दशा आएगी तो 18 वर्ष की होगी, और राहु के बाद बृहस्पति की दशा आएगी तो 16 वर्ष की होगी, शनि की दशा आएगी तो 19 वर्ष की होगी। तो कोई भी जातक वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा है, पाराशरी ज्योतिष में दशाएं, विंशोत्तरी दशाओं में दशा का सीक्वेंस और दशा का ईयर्स वो परिवर्तित नहीं होते हैं। जैमिनी ज्योतिष में ये दशा के ईयर्स जो हैं इस पे डिपेंड करते हैं कि जो दशा में जो राशि है, राशि का स्वामी अपनी राशि से कितनी दूर बैठा है। अब दूर जो है उसे आप काउंट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मालूम है कि ऑड साइंस में काउंटिंग जो है, अब आपने ये ऑड और इवन साइंस को जो आपने पकड़ना है उनको बड़ा उसी राशि को देखते हुए करना है, उसके 9th को नहीं देखना। आपने जैसे कि मेष राशि की अगर जन्म की राशि मेष है और अब उसका काउंटिंग का ऑर्डर डायरेक्ट चल रहा है, तो जो वृष राशि की दशा आएगी, या मेष राशि की पहले हम कर लेते हैं, मेष राशि की दशा जो है मंगल राशि से कितनी दूर बैठा है। अब ये चूंकि ऑड साइन की राशि है, यानी कि सव्य राशि है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 राशियों में काउंटिंग डायरेक्ट होगी। तो आप क्या करेंगे, मेष के बाद में आप काउंट करेंगे, मेष 1, वृष 2, मिथुन 3, कर्क 4, तो 4 वर्ष की दशा हो गई, माइनस इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 वर्ष का। अच्छा, जो मैंने 22वें पॉइंट में आपको लिखा था, जो कि जो सिस्टम है, इसके अंदर 3 सिस्टम चलते हैं एक्चुअली दशा के कैलकुलेशन में। एक रंगराजन भी हैं जिन्होंने की जैमिनी पे बहुत पुस्तकें लिखी हैं, वो हैं, और एक है आपके पाराशरी ऋषि के द्वारा, और एक हैं डॉक्टर के एन राव के द्वारा, जो कि IAS अधिकारी थे और डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स रिटायर हुए थे। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक रिसर्च जैमिनी ज्योतिष में के एन राव साहब ने की है, जो कि भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर हैं ज्योतिष विभाग के। उन्होंने जो है, जो मैंने 22वें पॉइंट में अंडरलाइन किया था कि अगर लॉर्ड अपनी उच्च की राशि में होगा तो उसे 1 वर्ष उसको बढ़ा दिया जाएगा, और अगर लॉर्ड अपनी नीच की राशि में होगा तो 1 वर्ष उसका डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें जो के एन राव साहब ने जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये है कि एक जगह पे जैमिनी सूत्र में, देखिए जैमिनी सूत्र के बारे में भी ना थोड़ा सा वो है कि ये पांडुलिपियां लिखी किसने है, क्योंकि इसमें जो विमोरीज जो रामाशास्त्री जो थे उनके पास में अधिकांश ये पांडुलिपियां पाई गई। जैसे कि क्या था कि बृहत पाराशर होराशास में सबसे पहले हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज्य किया था, तो बड़ी पांडुलिपियां अंग्रेजों ने उनको अपने ऑक्सफोर्ड म्यूजियम के लिए वो उठा ले गए थे। तो उस समय क्या था कि जो पहली लिपि मिली थी वो लघु पाराशरी मिली, फिर मिली मध्य पाराशरी। तो लोगों ने इंटेलिजेंटली सोचा कि अब ये जो बड़ी पांडुलिपि मिली है जिसमें 11,000 से ऊपर श्लोक हैं, ये बृहत पाराशर, तो उन्होंने उसका नाम बृहत पाराशर होराशास कर दिया।
इसके साथ में क्या हुआ है कि जैमिनी ऋषि की लिखी हुई जो मतलब ओरिजिनल पांडुलिपि थी, वो चूंकि काफी इधर उधर स्कैटर्ड थी, कुछ पंडितों ने क्लेम किया हमारे पास हैं, फिर ये वेमुरी शास्त्री जो तेलुगु जो ब्राह्मण थे, उनके वहां पे काफी पांडुलिपि मिली। कुछ इसमें से कहते हैं कि 8 अध्याय थे, 8 में से 4 अध्याय जो हैं सिर्फ मिलते हैं, और 936 जो है श्लोकास अवेलेबल हैं। कुछ श्लोक इसके जो है गायब हो गए, पांडुलिपि गायब हो गई। अब ये सब विषय जो है बड़ा उसका है, कंट्रोवर्सी का है, लेकिन ये तो इसमें दो राय नहीं कि इन 4 अध्यायों में ही ऋषि जैमिनी ने पूरे के पूरे फलित का कथन और इतनी ज्यादा दशाओं को वर्णित किया है। हमारे सहपाठी ने इस बात का प्रश्न भी उठाया था कि क्या ये जैमिनी ऋषि के द्वारा लिखी गई हैं या बाद में कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने लिखा है। ये प्रश्न जो है इसके पहले भी कई बार उठ चुका है। डॉक्टर अरविंद पाराशर साहब ने इसका प्रश्न किया था ग्रुप में। ये प्रश्न जो है, जब मैं PS शास्त्री की किताब पढ़ा हूँ या दूसरी किताबें पढ़ा हूँ, तो इस प्रश्न पे कई बार जो है आपस में विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। अब इस पे हमने देखना होता है कि मॉडर्निटी में, मॉडर्न लाइफ में किन ऑथर्स ने इस पे एक्चुअल में काम किया है। तो आज मॉडर्न सिचुएशन में जगन्नाथ होरा ने, उसके बाद उनके जो नाती थे वो पंडित संजय रथ, उन्होंने, और KN राव साहब ने इस पे सर्वाधिक काम किया है। KN राव साहब का ये कहना है कि एक जगह पे ये भी वर्णित है कि डिटेक्शन और इंक्रीज, मतलब डेबिलिटेटेड प्लैनेट को डिटेक्ट करने में उन्होंने जो एक इलस्ट्रेशन दिया है कि अगर धनु लगन है और लगन का स्वामी अगर मकर में बैठ जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो वो 2 चला, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 1, और उसके बाद उसके नीच के होने की वजह से एक स्टैंडर्ड एक डिडक्शन और हो गया तो 0। जबकि ऋषि जैमिनी ने हर जगह कहा है कि जैमिनी की 4 दशाएं मिनिमम 1 वर्ष और मैक्सिमम 12 वर्ष की होती है। तो इसलिए ये हमें KN राव साहब को फॉलो करना होगा। दूसरा, मैंने ये भी अनुभव किया, वैसे तो प्रकाश चंद्र पांडे साहब ने काफी पहले लिख दिया था, लेकिन मैं कुंडली में फलित के अनुसार इसका जजमेंट कर रहा था। पाराशर लाइट में पाराशरी के द्वारा भी 4 दशाओं का कैलकुलेशन दिया है और KN राव के जी के द्वारा भी दिया है, जिसमें मैंने देखा कि दशाएं जो KN राव साहब की निकाली हुई हैं, उनका जो हमारा रिजल्ट है जीवन के अंदर, वो ज्यादा प्रदर्शित होता है और ज्यादा स्ट्रांगली प्रदर्शित होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो फलित करना है। फलित के लिए अगर KN राव साहब की पद्धति को अगर हम अपनाते हैं, तो उन्होंने इसको सिंप्लीफाइड वे में कर दिया। उन्होंने कहा दिल बी नो डिटेक्शन नो एडिशन, ना तो कोई डिटेक्शन इसमें होगा और ना ही इसमें कोई एडिशन होगा नीच के या उच्च की राशि में बैठने पर। अब जैमिनी की जब आप 4 दशा को निकालते हैं, तो जिस राशि का स्वामी राशि में ही बैठा है उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता और 12 वर्ष उसको राशि को मिल जाते हैं। जैसे मेरी कुंडली के अंदर में मिथुन राशि के अंदर बुध बैठे हैं, तो जो मेरी जैमिनी की दशा है वो 12 वर्ष की है और उसमें जो स्टैंडर्ड 1 ईयर का डिडक्शन होता है वो एप्लीकेबल नहीं माना गया है। बस ये क्लियर आप लोग रहिए। अब इसके बाद आपने जब लॉर्ड तक आपने काउंट करना है, और अगर सपोज आप कर्क राशि है, कर्क राशि आप जानते हैं अपसव्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1, 2, 3 ऑड साइंस हैं, उसके बाद 4, 5, 6 इवन साइंस हैं, 7, 8, 9 फिर ऑड साइंस हैं, 10, 11, 12 फिर इवन साइंस हैं। तो इसका मतलब 2 जो जोड़े हैं वो ऑड साइन के हो गए और 2 जोड़े इवन साइन के हो गए। अब कर्क राशि की सपोज आप में दशा के ईयर्स निकालने हैं और कर्क का जो स्वामी है वो वृष में बैठा है। वृष में बैठा है का मतलब है कि वो 11th हाउस में बैठा है। तो 11th हाउस को आप जो है डायरेक्ट ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है इवन साइन है। इवन साइन में हमेशा लॉर्ड की जो काउंटिंग होगी वो बैकवर्ड होगी। तो आप जो है 4 1 हो गया, 3 2 हो गया, वृष 3 हो गया।
तो ये 3 वर्ष की दशा माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 ईयर, तो ये दशा कितने वर्ष की होगी? 2 वर्ष की। और उसके एक्सॉल्टेड होने का, चंद्रमा को के उच्च के होने का उसको 1 वर्ष अधिक और नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू के.एन. राव साहब। और ये दशा का आप जब देखेंगे तो पाराशर लाइट ने ये हमें सुविधा दी है कि वो दशा का कैलकुलेशन पाराशर ऋषि के द्वारा और के.एन. राव साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा अपने सॉफ्टवेयर में उन्होंने डाला हुआ है। आप उसमें जो है कैलकुलेशन ऑफ दशा पे आप क्लिक करके जाके उसे पाराशर उनका स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, उसके बगल में के.एन. राव है, आप के.एन. राव वाला क्लिक कर लीजिए तो आपको के.एन. राव द्वारा दी गई दशाओं का पता चलेगा। बहरहाल कहने का मतलब है कि बहुत आसान तरीका है। काउंटिंग जो होती है उसमें नवम भाव को नहीं देखा जाता। ऑर्डर ऑफ दशास के लिए हम नवम भाव को देखते हैं असेंडेंट से, लगन से। नवम भाव को सिर्फ एक बार देखा जाता है उस ऑर्डर को समझने के लिए कि दशाओं का ऑर्डर जन्म लगन की राशि के बाद सव्य होगा या अपसव्य होगा, यानी कि डायरेक्ट ऑर्डर का होगा या इनडायरेक्ट ऑर्डर का होगा या डायरेक्ट ऑर्डर का होगा, रिवर्स ऑर्डर का होगा। ये पहली बार आपने सिर्फ जन्म लगन से नवम भाव में पड़ने वाली राशि के द्वारा आपने निर्धारित करना है। राशि अगर इवन साइन है, इवन ऑर्डर की अगर वो साइन की राशि है, तो जैसे 10, 11, 12 इवन साइन अगर वहां पढ़ रहे हैं तो आपका ऑर्डर रिवर्स का या बैकवर्ड का चलेगा। जन्म राशि के बाद 12वें भाव की राशि आएगी, उसके बाद 11वें भाव की आएगी, फिर 10वें भाव की आएगी, 9वें की आएगी, 8वें की आएगी। इस तरीके से आपकी राशियों का क्रम चलेगा दशा के अंदर। और अगर ये डायरेक्ट ऑर्डर की है, यानी वहां पे अगर आप देख रहे हैं नवम भाव में लगन से आपको ऑड साइन दिख रहे हैं 1, 2, 3, 7, 8, 9, ये ऑड साइंस हैं। और इसको ऑड और इवन को पकड़ने के लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि सारी की सारी राशियों के 4 जोड़े बनाए हैं, 3-3 राशियों के। 2 राशियां अगर ऑड हैं तो तीसरी भी ऑड है, 2 इवन है तो तीसरी भी इवन है। इतना आसान है इसको याद रखना। दूसरा याद रखने का एक तरीका यह है कि 1, 2, 3 अगर ऑड साइन है तो उससे 7th में पढ़ने वाली राशियां 7, 8, 9, 1 के 7th में कौन सी पढ़ती है? 7, 2 के 7th में कौन सी पढ़ती है? 8, 3 के 7th में पढ़ती है 9। ये दूसरा तरीका है आपके याद रखने का कि 1, 2, 3 और उससे 7th में पढ़ने वाली राशियां यानी 7, 8, 9 ये आपकी ऑड साइन हो गई। लेकिन पहला वाला जो मेथड है वो मुझे काफी आसान लगता है कि मेजॉरिटी रूल पे आप चलेंगे। अब जब दशा के ईयर आपने काउंट करने हैं उसके लिए आपने एक्सक्लूसिव राशि पे ही फोकस करना है, उसके नवम भाव पे फोकस नहीं करना है। आपने ये देखना है कि जो राशि आपकी है अगर 1, 2, 3 है तो ये ऑड साइंस हैं, तो इनमें जो लॉर्ड की काउंटिंग होगी वो उस राशि से कितना दूर डायरेक्ट ऑर्डर में बैठा है, यानी कहने का मतलब है जोडाइकल ऑर्डर में कितनी दूर बैठा है वो काउंट करना है आपने। और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 वर्ष का कर देना है, उतने ईयर की ये दशा हो जाएगी। अगर ये इवन साइंस हैं 4, 5, 6 और 10, 11, 12 ये अगर साइंस आ रहे हैं तो इनमें चूंकि इनडायरेक्ट और बैकवर्ड काउंटिंग होती है तो जो स्वामी उसका राशि से जितनी दूर बैठा है उतना आपने जो है क्लॉक वाइज चलना है, मतलब उल्टा चलना है, बैकवर्ड चलना है। आप जो है कर्क राशि के केस में पहले मिथुन, कर्क को 1 काउंट करेंगे, मिथुन को 2, वृष को 3, मेष को 4। अगर मेष में बैठा है तो 4 वर्ष माइनस 1 ईयर, इसका मतलब है ये दशा आपकी हो जाएगी 3 वर्ष की। तो आपने देखा कि ये बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। अब डिफिकल्टी कहाँ आती है? आती है ड्यूअल लॉर्डशिप्स पे। ड्यूअल लॉर्डशिप्स इन्होंने दी हैं 2 राशियों को। एक है वृश्चिक राशि जिसके 2 स्वामी हैं, वृश्चिक के स्वामी हैं मंगल और केतु, और जो हमारी कुंभ राशि है उसके 2 स्वामी हैं, एक है शनि और दूसरे राहु। पहला नियम तो आपको मालूम है कि लॉर्ड अगर अपनी ही राशि में बैठा है तो 12 वर्ष विदाउट एनी डिटेक्शन, कोई डिटेक्शन नहीं होगा, 12 वर्ष की दशा होगी। तो अगर ये दोनों के दोनों लॉर्ड मतलब मंगल और केतु दोनों ही अगर विराजमान हैं, बैठे हैं, प्लेस्ड हैं किस पे? स्कॉर्पियो पे या वृश्चिक राशि पे, तो स्ट्रेट अवे आपको सोचने की जरूरत नहीं, 12 वर्ष आपने दे देने स्कॉर्पियो राशि को। इसी प्रकार से अगर ये दोनों लॉर्ड शनि और राहु
अगर कुंभ राशि में बैठे हैं तो आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, आपने 12 वर्ष की राशि मान लेनी है जो आपका कुंभ राशि है। अब प्रॉब्लम तब आती है कि जब एक स्वामी बैठा हो राशि पर और एक स्वामी बैठा हो अन्यथा किसी और जगह पे, तो वो ये कहते हैं कि जो राशि पे बैठा है उसको आप भूल जाओ, इग्नोर कर दो, उसे मत देखो। जैसे सपोज केतु बैठे हैं वृश्चिक में और मंगल बैठे हैं एल्सवेयर कहीं और पे। मंगल अगर कहीं दूसरी जगह बैठे हैं तो आपने वहां तक काउंट कर लेना है। और स्कॉर्पियो जो राशि आपकी है 7, 8, 9, ये ऑड साइन है। ऑड साइन होने की वजह से इसमें डायरेक्ट काउंटिंग होगी, जोडाइकल काउंटिंग होगी। तो वहां वृश्चिक से आप एंटी क्लॉकवाइज जैसे आप कुंडली का काउंट करते हैं या जिस तरह से जोडाइकल काउंट करते हैं, तो वहां से अगर वो मकर में बैठा है तो वृश्चिक 1, धनु 2 और मकर 3 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 1 ईयर, तो 2 वर्ष की दशा होगी। और यही बात जो है उसमें भी आती है कुंभ राशि की दशा के कैलकुलेशन में। अगर उसके दोनों स्वामी अगर राशि पे ही कुंभ पे बैठे हैं तो 12 वर्ष विदाउट एनी डिडक्शंस। एक स्वामी अगर इसमें कुंभ में बैठा है उस स्वामी को इग्नोर कर दो, उसे भूल जाओ। दूसरे स्वामी को आपने देखना है। सपोज शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि के अंदर, तो आपने शनि को इग्नोर करना है, उसे आपने छोड़ देना है। और आपने ये देखना है कि राहु कहाँ बैठे हैं। सपोजिंग जो राहु बैठे हैं वो कुंभ राशि से वो बैठे हैं मकर राशि में। अब मकर राशि में बैठे हुए जो राहु हैं, आप जानते ही हैं कि कुंभ राशि में काउंटिंग क्या होगी, 10, 11, 12, ये इवन ग्रुप है। इवन ग्रुप का मतलब हो गया ये अपसभ्य ग्रुप है, यानी इसमें बैकवर्ड काउंटिंग होगी। तो कुंभ से मकर काउंटिंग कितनी हुई, 12, उल्टी काउंटिंग चलेगी। तो ये 12 वर्ष की इसको दशा मिल जाएगी, -1, 11 वर्ष। अगर वो मकर के बदले अगर वो धनु में बैठा है कुंभ का मालिक, जब भी कभी इवन साइन होगा तो काउंटिंग वुड बी बैकवर्ड और इनडायरेक्ट। मतलब कुंभ राशि का स्वामी अगर मकर में बैठा है तो जोडाइकल काउंटिंग में तो 12 में बैठा है, लेकिन आपको जोडाइकल काउंटिंग नहीं करनी है क्योंकि ये आपका इवन साइन है, 10, 11, 12। तो इसकी बैकवर्ड काउंटिंग होगी। बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब है कि मकर तक एक कुंभ और दूसरा मकर, ये 2 में आ जाएगा। 2 - 1 यानी कहने का मतलब 1 वर्ष की दशा होगी। अगर ये धनु राशि में बैठा है तो ये बैकवर्ड काउंट होगा। तो इसका मतलब कुंभ 1, मकर 2 और धनु 3, तो 3 वर्ष माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 ईयर, तो ये 2 वर्ष की दशा होगी। आई एम सो सॉरी, जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय टंग। तो इतना इसमें आसान सिस्टम है। जो इवन जो ये दो लॉर्डशिप वाली दोनों राशियां हैं, अब इसमें उन्होंने कहा है कि कैसे आप इसका पता करते हैं कि अगर सपोज दोनों के दोनों लॉर्ड उस भाव पे उस राशि पे नहीं बैठे हैं, अन्यथा बैठे हैं, तो आपने कैसे देखना है, जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा है वो ग्रह बलवान है। इसमें आपने 30 डिग्री से राहु का माइनस नहीं करना है। राहु की अगर 28 डिग्री है और शनि की डिग्री जो है 18 है, तो राहु को आप बलवान मानेंगे क्योंकि राशि के अंदर वो 28 डिग्री का अगर वो है तो रिड्यूस डिग्रीज को ही लिया जाएगा। या यहां पे कंफ्यूज आप मत होइएगा। चर कारकों में क्या था, चर कारकों के अंदर ये था कि जिस समय किसी भी कारक की डिग्री मिनट और सेकंड बिल्कुल बराबर थे और वो एक ही कारक बन गए, भ्रातृ कारक बन गए, मातृ कारक बन गए, तो फिर राहु को इंक्लूड करना था। तो राहु को इंक्लूड करने का जो तरीका था, राहु की डिग्री को 30 डिग्री की राशि से माइनस करके इंक्लूड करना था। और जहां वो फॉल कर रहा है, चाहे वो अमात्य कारक पे फॉल कर रहा है, भ्रातृ कारक पे, मातृ कारक पे, जहां भी, उसकी अप्रोप्रिएट स्थान पर उसको बिठाना है। लेकिन यहां जब आप काउंट करेंगे, यहां पर जब आप देखेंगे, अब दोनों ही स्वामी कुंभ राशि के शनि और राहु अन्यथा जगहों पे बैठे हैं, दूसरी जगहों पे। तो आपने देखना है कि इनमें से बलवान कौन है। तो उन्होंने कहा बलवान कौन है, जिसकी डिग्री ज्यादा है। इसमें राहु की डिग्री जितनी है आपके नेटल चार्ट में, उसी डिग्री को माना जाता है, नंबर 1। दूसरा, जो बलवान का जो संदर्भ में उन्होंने कहा है, जो ग्रह ज्यादा ग्रहों के साथ बैठा है वो बलवान है।
सपोज राहु बैठा है 2 ग्रहों के साथ, और जो शनि है वो सिंगल बैठा है, तो उसका मतलब राहु बलवान हो गया। तीसरा इन्होंने कहा है कि सपोजिंग दोनों की डिग्री बराबर हो गई और दोनों ही बराबर बराबर नंबर के ग्रह में बैठे हैं, तो आपको मालूम है कि चर राशियां सबसे कमजोर हैं, स्थिर राशियां उनसे ज्यादा मजबूत हैं और द्विस्वभाव राशियां उनसे ज्यादा मजबूत होती हैं। तो उन्होंने ग्रे एरिया को खत्म कर दिया कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों ही ग्रह बराबर डिग्री के हैं और दोनों ही ग्रह जो है 2-2 ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो आपके लिए अब दुविधा की बात हो गई कि इनमें से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ जो ग्रह है वो सर्वाधिक बलवान है, स्थिर राशि में बैठा हुआ ग्रह उसके बाद बलवान है और चर राशि में बैठा हुआ ग्रह सबसे कमजोर है। तो जो ग्रह द्विस्वभाव राशि में बैठा है वो बलवान है। फिर उन्होंने कहा कि इसके विपरीत अगर ये स्थिति ना हो द्विस्वभाव, स्थिर और चर की, तो आपने देखना है जो ग्रह एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, वो बलवान है। जो ग्रह मूल त्रिकोण का है वो उससे कम बलवान है। जो ग्रह स्वराशस्थ है वो उससे कम बलवान है। जो ग्रह जो है वो मित्र राशि का है उससे कम बलवान है। तो आपने इस तरीके से आपने देखना है कि जो उच्च का ग्रह है वो सर्वाधिक बलवान है, मूल त्रिकोण का ग्रह उसके बाद का बलवान है। तो यहाँ पे उसके बलाबल को समझने के का आसान तरीका ऋषि जैमिनी ने दे दिया है। इसके बाद जब आप दशाओं का सीक्वेंस निकाल लेते हैं, पूरी दशाओं का जन्म राशि से प्रारंभ करके, और सपोजिंग ये सीक्वेंस किसी का 32 वर्ष में समाप्त हो रहा है, तो महर्षि जैमिनी के अनुसार एक मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का आंका गया है। तो अब आपको 100 वर्ष आप इसे कैसे बनाएंगे, जिस सीक्वेंस में पहला ऑर्डर चला है 32 वर्ष तक, एग्जैक्टली इन द सेम सीक्वेंस, उसी पैटर्न पे पुनः जन्म राशि की दशा से आप प्रारंभ कर देंगे। तो आपको मिल गए 30 से 60 और 4 64, तो आपको थर्ड साइकिल भी शुरू करनी पड़ेगी। थर्ड साइकिल भी उसी तरह चलेगी जन्म राशि से प्रारंभ होकर, ताकि 100 वर्ष की दशा आपकी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 99 वर्ष तक जीवित रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो 105 106 वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो उनका भी आपको निकालना है। अब इसके अलावा एक और बात इसमें है, वो है कि दशा के वर्ष जितने होते हैं, अंतरदशा के वर्ष जितने वर्ष के होते हैं, अंतरदशा के वर्ष उतने ही माह के होते हैं। अब जैसे मेरी जैमिनी की दशा चल रही है मिथुन राशि की, और मिथुन राशि का स्वामी मिथुन राशि में ही विराजमान है, तो 12 वर्ष की दशा हुई, और इस 12 वर्ष की दशा में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता है। तो प्रत्येक जो अंतरा मेरा पड़ेगा 12-12 महीनों का पड़ेगा, यानी कि 1 वर्ष का पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं सिर्फ ये पोर्शन आप लोगों को समझाना चाह रहा था, क्योंकि अभी आप नोट्स पढ़ रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको कोई भी अगर इसमें डिफिकल्टी आती है नोट्स में, अब आप लोग अनम्यूट हो जाइए, कोई भी डिफिकल्टी आती है अब आप प्रश्न हाथ खड़ा करके पूछेंगे, मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा। और इस प्रश्न में आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी जैमिनी ज्योतिष की। हाँ बोलिए संजना। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हमने कहा कि दशा निकालेंगे, मेरा लग्न है कन्या का, तो उसमें सेकंड राशि पड़ती है 9th में, सो वो हुआ ऑड सीक्वेंस, राइट? सो अब हम जो बाकी लेंगे कि लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो वो कन्या। ना, ये ऑर्डर आपने सिर्फ एक बार देखना है, ये देखने के लिए कि सीक्वेंस ऑफ दशा आपकी कैसे चलेगी। आपने जैसे बताया कि आपकी कन्या लगन की राशि, कन्या लगन आपका बनता है, आपके 9वें भाव में सव्य हो गया, 1 2 3 ऑड होते हैं, यहाँ पे आपके ये 2 नंबर बैठा है। तो इसका मतलब है कि 10 नंबर आपका जो है वो 5वें भाव में है, और 2 नंबर की राशि आपकी 9वें भाव की है। 9वें भाव की राशि को आपने सिर्फ यही देखने के लिए देखना है कि अब आपकी दशा का सीक्वेंस क्या होगा। तो आपकी दशा का सीक्वेंस ये होगा, प्रथम भाव की दशा आपकी पहली होगी, द्वितीय भाव की दशा में पढ़ने वाली राशि की दशा द्वितीय होगी,
तृतीय भाव में पड़ने वाली राशि की दशा तृतीय होगी, चतुर्थ भाव की दशा चतुर्थ होगी, फिर पंचम भाव की दशा पंचम होगी। आपका जो दशाओं का सीक्वेंस चलेगा वो जोडाइकल ऑर्डर का चलेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये आपने क्लियर हो जाना है। अब जब आप दशा का वो निकालेंगे, दशा का फल निकालेंगे कि दशा के वर्ष कितने होंगे, तभी आपने ऑड इवन राशि पे ही फोकस करना है। जैसे जब आप कन्या राशि को देखते हैं तो आपको मालूम है कि 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 ये आ जाती हैं इवन राशियां। इवन राशियां क्या है? अपसव्य है। अपसव्य राशियों में जो लॉर्ड है आपका बुध अगर कन्या के पीछे बैठा है, सिंह में बैठा है, तो आपकी दशा 2 वर्ष माइनस 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष की होगी, जन्म लगन की राशि की दशा। हाँ, ये एग्जांपल ले लें तो कुंडली में उससे एक मिनट भैया, सुनील सचदेवा साहब ने हाथ उठाया। सर जगदीश नारायण साहब हाथ उठा के बात करेंगे हम लोग आज, ताकि सारे के सारे ग्रुप के ना 20 लोगों को कवर कर सके। हाँ सुनील सचदेवा साहब बोलिए। हाँ नमस्कार, मेरा क्वेश्चन थोड़ा बेसिक सा है। क्योंकि मैं अभी जेमिनी में अभी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है जी, तो मुझे जानना है कि ये जेमिनी की जो चरदशा है कि ओवर विंशोत्तरी दशा में किस तरह से एडवांटेजेस है, या दोनों में क्या मतलब रिजल्ट्स तो आपने बताया था कि इसमें बेटर आते हैं, तो वो किस परिस्थिति में वो और बेटर रिजल्ट देती है? अच्छा देखिए, इसमें क्या है, विंशोत्तरी दशा के अंदर ना एक उन्होंने क्या किया है कि गोल्फ का एक स्टिक चला दिया सब पे। कहने का मतलब हर आदमी की जो है चंद्रमा की महादशा होगी तो 10 वर्ष की होगी, शनि की महादशा होगी तो 19 वर्ष की होगी। लेकिन यहाँ पे ना स्पेसिफिक टू दी हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप में जो भी भाव की आप दशा देख, जिस भाव में पड़ने वाली राशि की आप दशा देख रहे हैं वो उसके लॉर्ड की इससे काउंट कर रहे हैं, सब एक वे में, डायरेक्ट और बैकवर्ड के वे में। तो क्या होता है कि उस आदमी के जीवन के बारे में ये ज्यादा सूक्ष्मता से आपको बताती है। उसका ये है दशा का, जो विंशोत्तरी दशा के अंदर बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि विंशोत्तरी दशा निकलती हैं चंद्र, जो आपका नेटल चंद्रमा है उसके नक्षत्र से निकलती है, और उसके नक्षत्र के चरणों से ये पता चलता है कि कितना आपका जो है, कितना भोग्य है, कितना भुक्त है, कितना आपका जो है अभी आपका भुक्त है आप, और कितना अभी आपके लिए भोग्य है आगे आने के लिए। तो ये बातों का पता जो है आपको चंद्रमा के नक्षत्र और उसके चरण से पता चलता है। इसमें जब भी आप प्रेडिक्शंस करते हैं विंशोत्तरी में तो काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को देखना होता है। जैसे कि ग्रह को उन्होंने ये कहा है कि ग्रह इज नथिंग विदाउट द डिस्पोजिटर, यानी ग्रह अपने राशि के स्वामी के बिना ग्रह की कोई शख्सियत नहीं बनेगी। जैसे कहने का मतलब है, ऋषि पाराशर ने कहा कि कोई भी ग्रह उच्च का अथवा नीच का अपने राशि के स्वामी के द्वारा दिए गए बलाबल के अनुसार बनता है। मतलब ये आपका जो बृहस्पति देव है, अगर वो कर्क में बैठेंगे तो कर्क राशि इनको बल प्रदान करती है, वो उच्च के हो जाते हैं। मंगल अगर मकर राशि में बैठेंगे तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शनि जो है मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, शनि के 3 शत्रु हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल, किंतु मंगल वहां पे उच्च के हो जाते हैं क्योंकि उनको बलाबल मिलता है। अब एक तो आपको ये देखना होता है कि राशि जो प्लैनेट है, प्लैनेट विद द डिस्पोजिटर या राशि के नाथ के साथ देखना होता है। फिर उन्होंने कहा है कि आप नक्षत्र के स्वामी को भी देखो, जो भी दशाओं का आप डेलिनेशन कर रहे हो, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी जो है उसका डायरेक्टर है, उसका ब्रेन है, उसकी लीडरशिप है, उसका एप्टीट्यूड है, उसका एटीट्यूड है, उसकी काम करने की क्षमता है। तो अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके जो हैं बढ़ते 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 इतने हो जाते हैं। फिर राजयोग को देखो, फिर उसके बाद आप ये देखो कि एस्पेक्ट ग्रहों का क्या है। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है तो राजयोग का उतना अच्छा फल नहीं होगा। फिर राहु केतु एक्सेस देख लो, फिर उसके बाद इतने आपके पास एक पिटारा आ जाता है कि आपको कोई भी कंक्लूसिव बात करने में आपको मुश्किलात पड़ती है। इसके साथ में ना, चूंकि इन्होंने डायनेमिक कारक दिए हैं, चर कारक, तो इसमें इतना सिंप्लिसिटी है कि चर इसके अंदर जो है दशा लगन का कॉन्सेप्ट है। जो भी आपकी, जैसे मेरी अभी जेमिनी की दशा चल रही है लेकिन मैं मेष लगन का हूं, लेकिन अगर मुझे दशा का फल जानना है कि मुझे मिथुन राशि की 12 वर्ष की दशा में फल कैसा मिलेगा, तो मुझे क्या करना है कि जन्म लगन की राशि को मुझे इस मतलब ये चलती हुई राशि को की दशा को मुझे लग्नवत कर लेना है। मतलब मिथुन को
मुझे जो है वो लगन पे कर लेना है। जैसे ही मैं उसे लगन पर करता हूं तो मुझे फिर वो 4 कारकों को देखना है। उन 4 कारकों में हर कारक जो है कुछ ना कुछ भावों को सिग्निफाई कर रहा है। आपका जैसे आत्म कारक है वो आपके प्रथम भाव का सिग्निफिकेटर है, तो अगर आत्म कारक किसी का 6, 8, 12 में पड़ गया तो समझिए उसको मुश्किलात आ जाएगी उस पूरे 12 वर्ष में। अगर उसका अमात्य कारक जो उसके धन का, वेल्थ का और रोजगार का है और उसके धनार्जन का और उसकी रिकरिंग इनकम का है, अगर वो 6, 8, 12 में आ जाएगा तो फिर वो मुश्किलात में आ जाएगा। इसी प्रकार से भ्रातृ कारक अगर उसका 6, 8, 12 आ जाएगा तो उसके सिबलिंग्स को प्रॉब्लम आ जाएगी। मातृ कारक अगर 6, 8, 12 में आ जाएगा तो माता को और चतुर्थ भाव से आने वाली सभी वस्तुओं को परेशानियां आ जाएंगी। इसी प्रकार से पुत्र कारक अगर आपका 6, 8, 12 में आ जाएगा तो संतान को और आपकी विद्या को और आपकी बुद्धि को, इन सब को कोई ना कोई परेशानियां आ जाएंगी। तो ये बड़ा सिंप्लीफाइड सिस्टम है। दूसरा इसी में उन्होंने कहा है कि अगर आपको ग्रेड्स निकालने हैं कि किसी भी दशा का जो अध्ययन करते समय उस दशा का फल क्या मिलेगा, तो जो बोल्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्गला का, जिस राशि की दशा चल रही है उसको बोल्ट क्या कर रहा है, क्या धन की अर्गला कर रही है, सुख की अर्गला कर रही है। अगर धन की अर्गला नहीं कर रही, सुख की अर्गला कर रही है तो धन ना मिले किंतु उसे सुख बहुत मिलेगा। अगर उसकी जो है पंचम भाव की अर्गला चल रही है तो आप समझिए कि उसके संतान बहुत अच्छा करेगी, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, उसका मैनेजमेंट, लीडरशिप, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन सब बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको ये अर्गला के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अष्टम भाव की अगर अर्गला होगी तो व्यक्ति को अध्यात्म में डाल देगी, उसको रिसर्च में डाल देगी। अष्टम भाव से सडन उसको सडन इंक्रीज इन हिज पावर्स वो क्रिएट करेगी। अगर छठे की विरोध अर्गला नहीं है तो लाभ की अर्गला उसकी 11th हाउस की चल रही है, तो जहां पे भी जिस चीज में वो हाथ डाल देगा, आज अगर उससे कहा कि भाई पेटीएम का स्टॉक जो है गिर रहा है मत खरीदो, और पता चला कि उस व्यक्ति की लाभ की अर्गला चल रही है, उसने पेटीएम का स्टॉक ले लिया, कुछ समय के बाद में पेटीएम का ही स्टॉक जो है वो जूम अप कर जाएगा, क्योंकि वो लाभ की अर्गला उसकी है, उसने बोल्ट कर दिया है। यानी उसी प्रकार के वो व्यक्ति को विचार जो है पैदा करता है। अर्गला का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी प्रकार के विचार पैदा करता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था अर्गला में कि चौथे भाव में जो कि सुख का भाव है उसमें अगर मंगल बैठ जाएगा तो मंगल का विचार क्या है? वर्कोलिज्म, आर्ग्यूमेंट, ईगोसेंट्रिसिटी, वो काम करना चाहता है, मेहनत मशक्कत का है। लेकिन चतुर्थ भाव आपका क्या है? सुख का भाव है। चतुर्थ भाव आपके रेजुविनेट होने का भाव है, रिलैक्स होने का भाव है। चतुर्थ भाव आपके डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस का है। चूंकि यहाँ वो सिंक नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी प्रकृति उसके साथ में नहीं साम्यता रखती है, तो क्या वो करेगा कि सुबह से शाम तक पता चला घर तो आ गया पर फोन पे जो अपने क्लाइंट से बात करने में लगा रहेगा, अपने स्टाफ को डांटने में लगेगा, अपने पत्नी को, बच्चों को, सबको जो है स्ट्रिक्टली डांटेगा। तो ये होता। तो जो अब आपने ये पूछा ए कंपैरिजन बिटवीन विंशोत्तरी दशा एंड जेमिनी दशा, इसमें क्या होता है कि चूंकि ये एमबीबीएस आपने कर लिया पाराशरी ज्योतिष का, अब आप एमएस कर रहे हैं, तो ये क्या होता है जब भी कभी आप एमडी या एमएस कर रहे होते हैं किसी एक ब्रांच विशेष में, तो आपको पूरी बॉडी के अब जो है 6 के 6 सिस्टम्स को नहीं देखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, यूरोलॉजिकल सिस्टम को, कार्डियोलॉजिकल सिस्टम को, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, आपको एमबीबीएस में तो सब पढ़ा जाएगा। लेकिन अब आपने फोकस हो जाना है, आप कार्डियोलॉजी में कर रहे हैं तो आपने सिर्फ हार्ट की जो है एरोटास और हार्ट की वीना केवा और इन सब को आपने देखना है, वेंट्रिकल, ऑरिकल को, तो आपका बड़ा फोकस अप्रोच हो गया। तो इसमें ज्योतिष के विद्यार्थियों को फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा उनको ये होता है अगर उनको पाराशरी ज्योतिष का ज्ञान होता है तो वो पाराशरी ज्योतिष से अपने प्रेडिक्शंस करते हैं, फिर उनकी वेटिंग करते हैं 4 दशाओं के द्वारा। उनका हमेशा जो है परिणामों को निकालते हैं 4 दशाओं के द्वारा और विंशोत्तरी दशाओं से उसको फाइन ट्यून करते हैं। इसी को कॉम्पोजिट टेक्निक कहते हैं। और मैंने डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉरोस्कोप डाली थी ग्रुप के अंदर, उसमें मैंने दिखाया था कि सर्वाधिक बल लिया हुआ गुरु, इसमें आपके हमें हेल्प की थी राजेश चतुर्वेदी जी ने। उन्होंने जो है बलाबल दिखाया था। जो डोनाल्ड ट्रंप का जो लगन का बल था वो 420 या 430 था और गुरु का बल 230 था या 250 था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन मैंने इनको दिखाया था कि उनको वो
प्रेसिडेंट कब बने हैं? जनवरी में बने हैं 2017 में। उस समय विंशोत्री में उनको गुरु की दशा चल रही थी और उसमें कर्क राशि की दशा चल रही थी। जैसे हमने कर्क राशि की तो वो 10th हाउस 11th हाउस में आ गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक आइडिया तो मिल रहा है इसी से, आत्मकारक अमात्य कारक से, लेकिन आप विंशोत्री की दशाओं को भी देख रहे हैं और आप साथ में आप जो है चर दशाओं को देख रहे हैं। लेकिन चर दशाएं आपको ना एक फाइनल ऑर्डर का आपको एक रिजल्ट निकाल के देती, इतनी सटीक बनती। और एक बार में कुंडली को देखकर आपको सारे कारकों की पोजीशन समझ में आ जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा भ्रातृ कारक जो है अगर चला गया है 6-8-12 में, तो पिताजी को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि के.एन. राव साहब कहते हैं भ्रातृ कारक से पिताजी को भी देखना है और भाई को भी देखना है, बहनों को भी देखना है। तो इन लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आत्मकारक अगर आपका 6-8-12 में चले गया तो आपके खुद के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आएगी। अमात्य कारक चला गया तो आपके रोजगार में परेशानी आएगी। धारा कारक चला गया तो वो आपका स्पाउसल प्लैनेट है, इसका तो पत्नी को दुख होगा या पत्नी को तकलीफ होगी। हाँ जी, प्रकाश चंद पांडे जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। बहुत सर अच्छा। इसमें सर जैसे कि कुंभ और वृश्चिक आपने जो दशाएं बताई सर, इसमें जैसे कि अगर दोनों के, अगर वृश्चिक और कुंभ के जैसे कि राहु और केतु हुए, यदि राहु केतु जैसे कुंभ के हुए, तो अगर मान ली दोनों अगर दो स्थानों में, मनन मैं अभी क्लास में हूँ, मैं अभी कॉल नहीं ले पाऊंगा। सर ये दोनों अगर दो जगह बैठे हों, माने कुंभ अब आप दोबारा क्वेश्चन को कह दें, सॉरी। इसमें से वृश्चिक और कुंभ राशि की दशाओं के बारे में पूछना है सर। हाँ जी बोलिए। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जैसे कुंभ राशि की दशा लेते हैं और इस कुंभ राशि में कोई ग्रह नहीं है, ना शनि है ना राहु है, और दोनों दो अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले से देखें कि दोनों में कौन ज्यादा, किस ज्यादा ग्रह के साथ कौन बैठा हुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल। उसको देखेंगे तो उस ग्रह तक गिनेंगे, उसके बाद उसका दशा निकाल लेगा। अगर मान ली दोनों अगर दो ग्रह के साथ बैठे, बराबर और ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो फिर उसमें देखेंगे किसकी डिग्री ज्यादा है, राहु की या शनि की, है ना, तो फिर उसको ले लेंगे। अगर दोनों की डिग्री बराबर है तब जैसे कि चर स्थिर द्वेष राशियां देखेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक। और इसमें सर ये केतु का विषय, मान ली विपरीत केतु जो है, एक जो इसमें सूत्र दिया हुआ है सर, तो इसमें क्या वैसे जैसे 2 और 12 का अगर अर्गला देखेंगे, 2 का अगर तो 12 में केतु अर्गला देगा और 2 काउंटरेक्ट करेगा उसको, यही होगा ना सर? नहीं केतु की जो आप एक मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए। केतु को ना अर्गला इसकी नहीं मिलती, धन की, सुख की और पंचम भाव की अर्गला नहीं मिलती। केतु को जो अर्गला मिलती है वो सिर्फ नवम भाव से मिलती है, क्योंकि आप ये देखिए केतु को उन्होंने अशुभ ग्रहों में भी माना है, इसलिए विपरीत अर्गला के अंदर केतु को ले लिया है ऋषि जैमिनी ने। असल में हमें कॉमन सेंस से इनको सोचना होता है। विपरीत अर्गला देता कौन है? मैलेफिक प्लैनेट, नैसर्गिक पापी ग्रह। नैसर्गिक पापी ग्रहों में 2 या 2 से अधिक अगर नैसर्गिक पापी ग्रह किसी भी भाव से तृतीय में बैठेंगे तभी विपरीत अर्गला मिलेगी। तो अब ये केतु को इन्होंने जो प्लैनेट को इन्होंने जो है वो पापी ग्रहों में इनको शामिल किया है, लेकिन ऋषि जैमिनी ने इनको कहा है कि बृहस्पति के बाद नंबर 2 पे केतु है, धर्म की पताका के रूप में, कुल की उन्नति के रूप में। इसमें कहते हैं राहुर बाहुबलम केतुम कुलस्यो उन्नति। ये एक श्लोक है जो डॉक्टर अरविंद पाराशर को मालूम हुआ। सूर्य सौर्य मध्य हिंदू नवग्रह स्त्रोत है सर, नवग्रह स्त्रोत में है, नवग्रह स्त्रोत। हाँ जी, आपको आता है, बोल दीजिए। जब पलाशपुष्प संकासम तारका ग्रह राहु का नहीं, ये सभी ग्रहों के नवग्रहों के बारे में कहा गया है। सूर्य सौर्य मध्य हिंदू इंदु उच्च पदवी जी, और समंगलम मंगला। उसमें से सूर्य सौर्य मथेंदु उच्च पदवी में, सन मंगलम मंगला, सद्बुद्धि बुधु गुरुताम, शुक्रम सुखम सम शनि, राहु बाहु बलम करोति के सत्तम, केतु कुलस्योन्नति। बिल्कुल आपने ठीक कहा। राहु जो है बाहुबल देता है और केतु जो है कुल की उन्नति करता है। जी। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में साफ साफ कहा गया है कि केतु कुल की उन्नति करता है। और ये चूंकि शुक्ल यजुर्वेद का सूत्र है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने केतु को नवम भाव के लिए धर्म की पताका माना है। तो केतु को सिर्फ एक ग्रह से ही
अर्गला मिलती है वो है नवम भाव में बैठे हुए ग्रह से, उसके विपरीत अगला पांचवें से उसकी विपरीत अर्गला 5वें भाव से है। केतु में ना धन की मिलेगी, ना सुख की मिलेगी, ना पंचम की मिलेगी। ठीक है सर, लेकिन तीसरे भाव में तो ये देगा ना सर? तीसरे भाव में तो वो दूसरी राशियों को देगा। हाँ, दो या दो से होगा तो ज्यादा होगा। हाँ, या केतु जब 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट्स के साथ बैठेगा तो उस समय मैंने आप लोगों को ये अपने नोट्स में दिया है कि केतु जो है एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ इंट्यूटिवली काम करता है और अपने शत्रुओं को पराजित करता है, अल्टीमेटली सब पराजित करके दम पराजित करके। हाँ जगदीश साहब बोलिए। प्रणाम सर। गुरुजी, मेरा प्रश्न यही था कि जो ये आप इनकी दशाएं दिखा रहे हैं कि ऑड और इवन राशि की, एक एग्जाम्पल कुंडली से बता देते तो ज्यादा बेटर रहता। अभी और दूसरी जो है ना, जिस तरह ब्रह्मांड में तो हमारे ऊपर मान लीजिए कि भाई राशियों की दशा है या ग्रहों की दशा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे ऊपर कौन सा इस टाइम ज्यादा हैवी है? जगदीश साहब ये आपको बताएं क्या है कि जयपुर का जो नक्शा होता है वो जयपुर सिटी नहीं होता। ये क्या है कि ये हमारे ऋषियों ने, दिव्य दृष्टा ऋषियों ने वेरियस मेथड्स जो हैं और वेरियस दशाएं, जैसे जैमिनी की 72 दशाएं, 42 दशाएं पाराशरी ज्योतिष में, ये वेरियस मेथड्स ईजाद किए हैं जयपुर को फाइंड आउट करने के लिए। ये एक नक्शा है। जो भी आपको परिणाम मिलते हैं वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। ये परिणामों में कोई ग्रहों का रोल नहीं है, ये आपके स्वयं के परिणाम ऐसे हैं। वरना आप सोचिए एक बात कि आपका जन्म हुआ, उसमें ग्रहों का एक अलग से उसका वितरण था, और डोनाल्ड ट्रंप का या किसी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ तो वो एक डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन था। लेकिन आज की स्थितियों में जब हम इन सर्च लाइट्स को यूज कर रहे हैं तो उन दिव्य दृष्टा ऋषियों ने इसका रोड मैप इतना अच्छा लिखा है कि आपका फलित, आपके जीवन का फलित, आपको क्या मिलने वाला है, क्या आपको मिला है पास्ट में, वो सारा का सारा दृष्टिगोचर होता है। ये दृष्टिगोचर वाली जो स्थिति है ये एक्चुअल में आपके कर्मास नहीं है। कर्मास तो आपके पास मेनी लाइफ्स के हैं जिनका बर्डन लेके हम लोग पैदा होते हैं मृत्यु लोक में, और कुछ लोग जो है उसमें एंजॉय करते हैं, कुछ लोग उसमें सफर करते हैं। तो वो अपने कर्मों की वजह से सफर करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो हम उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो हम उन कर्मों से को धो पाते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि कावड़ियाज बने हैं, और उनके अभी हमारे पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में एक लड़की थी, उसकी इतने गरीब फैमिलीज की लड़की की शादी, लव मैरिज हुई उसकी, मतलब एक लड़का जो है सुनार का लड़का उसको पसंद करने लगा, और वो सुनार सोनीपत में उसकी, मतलब हम लोगों को तो पता तब चला जब विवाह के समय हमें उस लड़के की आसामी होने का पता चला। मतलब वो एक बड़ा लब्ध प्रतिष्ठ संपन्न घर को, सुनार के घर को बिलोंग करता था। उसकी जब हम शादी में गए तब पता चला, क्योंकि हमारे पार्लर की वर्कर थी, अच्छी थी, देखने में सुंदर थी, किंतु उसके पिता क्या करते थे, पिछले 12-13 साल से कांवड़िया का काम करते थे, पैदल आते थे। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि बीच में ट्रक वाले कह रहे हैं जी ट्रक में चढ़ जाओ, या टेम्पो वाले आ रहे हैं, या ट्रैक्टर ट्रॉली वाले कह रहे हैं उसमें चढ़ जाओ, नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा पैदल जो है नंगे पांव आते थे, और वहां से जल लेके जो है वो काशी विश्वनाथ पे जाके वो जल को चढ़ाते थे। इतनी तपस्वी जिंदगी उन्होंने जी उनके पिता ने, और आश्चर्य की बात है उनके तीनों के तीनों बच्चों की लाइफ इतनी अच्छी निकली है। वो तो हमारी बिटिया जो है, जो हमारे पार्लर में काम करती थी, उसकी तो सुनार से शादी हो गई। छोटी वाली बिटिया जो देखने में उतनी अच्छी नहीं थी, उसकी शादी एक टेलीकॉम कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से हो गई। तो क्यों ऐसा होता है कि हम जब विलोम क्रिया से गुजर रहे होते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो माँ वैष्णवी के मंदिर में लेट लेट के जाते हैं और उनके बच्चे इतना अच्छा करते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वजूला एक बहुत छोटा सा गांव है उत्तरांचल में। वहां वजूला में एक पंडित जी थे जो कि गरीब ब्राह्मण थे, और वो वजूला में कभी उनको कोई 21 रुपया देता था, 11 रुपये कथा के, सत्यनारायण की कथा के, या शिव जी को रुद्राभिषेक का उनका,
वो कभी उन्होंने बहस नहीं की, कभी उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा दो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कम है। 4-4 5-5 घंटे पूजा करते थे। कभी किसी गरीब के वहां पे अगर वो पूजा करने जाते थे तो कभी कोई दक्षिणा भी नहीं लेते थे, थोड़ा सा चावल ले लेते थे। तो उन पंडित जी के, उनका जब बेटा भगवती प्रसाद पांडे, वो आईएएस में निकला, वो इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, वो जब आईएएस में निकला तो वो हमारे फादर के अंडर में ट्रेनिंग में आया। तब उसने मुझे ये बात बताई कि उसके वजूला में 2-2 दिन में एक अखबार पहुंचता था बाई कोरियर। और वो इतना जो है, मतलब वो और उसका भाई भी जो है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना, 2 ही भाई थे। और वो लड़का जो है आईएएस में, उसकी जो है 7th 8th पोजीशन थी। उसने यूपी मांगा था, उन दिनों उत्तरांचल नहीं बना था, यूपी में उसकी पोस्टिंग भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज। तो इसका मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो लोग जीवन के अंदर, देखिए हमें ना जैमिनी ऋषि से सीखना होगा। जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया है, उन्होंने लिखी है। अगर आप पूर्व मीमांसा को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, इसके पहले शंकराचार्य के अद्वैतवाद या इसके पहले के बहुत से उपनिषद से और उनमें बहुत मोक्ष के ऊपर लिखा गया कि आदमी को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ऋषि जैमिनी ने लाइफ को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया कि उन्होंने कहा कि आपको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पाप, अगर आप इस जीवन में, ये जीवन आपको मिला है अपने पापों को धोने का, पूर्व जन्म के, अगर इन पापों को आप धोएं, इतने हल्के हल्के उन्होंने जो उपाय बताए। ऋषि जैमिनी ने उसमें लिखा है पूर्व मीमांसा में। डॉक्टर अरविंद पाराशर को मौका मिलेगा पूर्व मीमांसा पढ़ने का तो वो क्लास को बता पाएंगे। मैंने तो पूर्व मीमांसा पे एक वैलिडिक्टरी एड्रेस जो है एक संत का पढ़ा, तो सुना मैंने यूट्यूब पे, तब मेरी आंखें चकाचौंध हुई। इतनी आसान चीजें उन्होंने कहा। सबसे ज्यादा माफ करने वाली होती है तुलसी माता। वो कहते हैं सुबह उठो, स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाओ। सूर्य ने आपके पापों को धो देना है, आपके अज्ञान से, आपको तिमिर से, अंधकार से आपको ज्ञान के रूप में, ज्ञान में ले जाना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि तुलसी जी को जरूर जल चढ़ाओ। इससे क्या होगा कि तुलसी माता के आशीर्वाद से, तुलसी जी के आशीर्वाद से, तुलसा के आशीर्वाद से आपके आधे पाप जो हैं आपके समाप्त हो जाएंगे। और उनको प्रणाम करके, उनको जल चढ़ा के उनसे ये कहो कि मेरे और मेरे परिवार के पापों को वो करो, पाप विमोचन करो या पापों को समाप्त करो, आशीर्वाद दो। इसके अलावा उन्होंने उसमें ये लिखा है कि उपवास की विधियां क्या हैं, किस तरीके से आपने उपवास करना चाहिए। मतलब उन्होंने वे ऑफ लाइफ के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मत सोचो कि तुमने मोक्ष प्राप्त करना है, आज तक किसी ने मोक्ष को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यही जीवन जो तुम्हारा स्वर्ग के रूप में बन सकता है अगर तुम अपने पूर्व पापों को अगर वॉश आउट कर लो। उन्होंने जो है ये गायत्री मंत्र के लिए, उन्होंने जो है वैदिक मंत्रों के लिए, इन सब के लिए उसमें पूर्व मीमांसा में लिखा है। तो इट इज, मीमांसा जो है एक फिलॉसफी है, दर्शन है, लाइफ को बेटरमेंट करने वाला। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य में डालने वाला था सभी के लिए, क्योंकि इसके पूर्व के जितने भी लिटरेचर थे उन मीमांसा में, उन लेक्चर्स में हमेशा मोक्ष प्राप्ति के उपाय लिखे जाते थे। ऋषि जैमिनी ने मोक्ष प्राप्ति को बिल्कुल एकदम कंडम कर दिया। उन्होंने कहा मोक्ष की किसने देखा है और इसकी क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा तो अच्छी बात है कि तुमको एक लंबा जीवन मिल रहा है अपने पापों को समाप्त करने का, उस जीवन में अपने पापों को समाप्त करो व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा। खैर, मैं डॉक्टर अरविंद पाराशर साहब जो है जरूर पूर्व मीमांसा को पढ़ के आप लोगों को बता पाएंगे। मैं तो इतना संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूं। तो आपको जो है जगदीश दयाल साहब ये समझना होगा कि आपको जीवन के अंदर जो भी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, वो घटनाएं इन ग्रहों की वजह से नहीं हो रही हैं। ये ग्रह तो एक तरह का रोड मैप है। ये तो आपको एक दिव्य दृष्टा ऋषियों ने, पाराशर ऋषि ने अपने पाराशरी विद्या के द्वारा, पाराशरी सिस्टम के द्वारा आपको उनके फलित को पकड़ने का एक तरीका बताया है। और ऋषि जैमिनी ने और आसान उसको करके उससे आपको फलित को पकड़ने का एक तरीका बताया है। क्योंकि इसमें कहते हैं टू बी फोरवार्न्ड इज टू बी फोरआर्म्ड। अगर आपको पहले से चेता दिया जाए तो आप पहले से जो है शक्ति लेकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप मनोबल की शक्ति लेकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। किसी ने आपको बता दिया कि आपके रोड में एक सांप निकला है, तो क्या करेंगे आप? डंडा लेके चलेंगे ना। तो ये जो है ज्योतिष है, ये एक तरह का रोड मैप है।
और आपको हमेशा याद रखना है कि जयपुर का जो रोड मैप है वो जयपुर नहीं है, वो सिर्फ इट इज लीडिंग यू टू जयपुर, इट इज हेल्पिंग यू टू रीच जयपुर अनइंटरप्टेड। तो वही जो है ये ज्योतिष के जो साधन है हमारे पास सर्च लाइट के, वो हमारे को एक हमें दिव्यदशा ऋषियों ने इस तरीके का हमारे को कर दिया कि हमें चीजें स्पष्ट रूप से दिख सके। अभी जेमिनी में क्या होता है कि जब मैं सारे स्टूडेंट से कस्में खिलवा लूंगा कि अपनी कुंडलियों पे नहीं लगाओगे, अपनी बच्चों की कुंडलियों पे नहीं लगवाओगे, अपने माता पिता की कुंडलियों पे नहीं लगाओगे, तो हम आयुर्वेदा का विषय भी ले लेंगे। उसके लिए भी मैंने सुनील जी से बात करनी है, क्योंकि जेमिनी ऋषि मैंने इतना आयुर्वेदा में इतनी करेक्टेड आयुर्वेदा निकाला है कि जहां पाराशर ऋषि का आयुर्वेदा फेल हो गया है, नेहरू जी की कहीं एक आयुर्वेदा के सिस्टम में नेहरू जी की एज 34 वर्ष आती है, एक में 60 वर्ष आती है, 74 वर्ष तक वो जीवित रहे, 16 वर्ष प्राइम मिनिस्टर है। तो इसके अंदर जेमिनी के अंदर आप जो है मंथ्स एंड डेट्स निकाल सकते हैं, पत्नी की मृत्यु का, बच्चों की मृत्यु का, अपनी मृत्यु का, मृत्यु किन कंडीशंस में होगी। तो इस बात पे हमारा अभी डिबेट चल रहा है सुनील जी से। सुनील जी कहते हैं कि ये लोग हमारा जो है, हम ज्योतिष लोगों को डराने के लिए नहीं पढ़ाना चाहते, तो आप आयुर्वेदा को इससे अलग रखो। लेकिन हम देखेंगे, मैच्योरिटी ऑफ द क्लास को देखेंगे, अगर क्लास मैच्योर्ड रहेगी और वो भयाक्रांत नहीं होने जा रही है तो आयुर्वेदा को मैं पढ़ा दूंगा। हाँ लक्ष्मी बोलिए। सर एक चीज और, उसको एग्जाम्पल लेके वो बता दें। वो तो मैं बताऊंगा, मैं जो प्रश्न ले लूं, मैं अभी एग्जाम्पल पे आता हूँ। सर सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ, ज्वाइनिंग में देर से कर पाई, कोई बात नहीं। आवश्यक कार्य थे। सर मेरे कुछ डाउट्स हैं और वो डाउट्स मेरे लक्ष्मी, बाकी सारे क्लास के लोगों को आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर आप प्रेरणा स्रोत नहीं होती तो आज ये क्वेश्चन आंसर की क्लास हो ही नहीं पाती। सर मैं नहीं जानती कुछ भी और ना ही मेरी ऐसी कोई बात हुई है, लेकिन अगर मेरे कारण अगर कुछ हो रहा है तो मैं सौभाग्यशाली हूँ आपकी वजह से। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन कारक को लेकर है, और कारक को लेकर है सर, अगर कारकों में हम ग्रह को कंसीडर करते हैं, ग्रह की डिग्री को कंसीडर करते हैं, तो लग्न की डिग्री को कंसीडर नहीं करते, ऐसा क्यों? उसका एक कारण है कि देखिए, एक बात हमें ये समझनी है, ऋषि जेमिनी ने लगन को किसी भी तरीके से लक्ष्मी कम नहीं आंका है, नंबर 1। इसमें इन्होंने क्या किया है कि प्रेडिक्शंस में इन्होंने किया है कि जैसे होता है कोर्ट में कोई केस चलता है तो आई विटनेस का जो अकाउंट होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो लगन का अकाउंट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर कॉर्पोरेटरी एविडेंसेस होते हैं जिसे आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो कहते हैं आरूढ़ लगन से ले लो, लगन के आरूढ़ से। फिर तीसरा होता है कि आपको कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिल गया, तो फॉरेंसिक एविडेंस वो कह रहे हैं कि आप जो है कारकांक्षा लगन से ले लो। या आरूढ़ की जब बात आई तो उन्होंने कहा अगर पत्नी के बारे में कुछ भी जानना है तो या तो 7th के आरूढ़ से ले लो, या धारापद से ले लो, अथवा आप जो है जाके उपपद लगन से ले लो, तो आपको हर चीज जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब आपका जो प्रश्न था कि लगन को नहीं लिया है, लगन को उन्होंने लिया है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने पाराशरी का कोर्स प्रतापशील साहब से पढ़ा है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब स्थिर कारकों की बात वहां पाराशर में समझाई गई थी, क्या लगन कोई स्थिर कारक बना था? जी नहीं बना था। लगन कभी स्थिर कारक बन ही नहीं सकता। पाराशर ज्योतिष के अंदर सूर्य पिता के कारक हैं, मंगल छोटे भाई के कारक हैं, गुरु बड़े भाई के कारक हैं, या सुहाग के कारक हैं लेडी के लिए, चंद्रमा माँ के कारक हैं, बुध जो है वो मैटरनल अंकल आंटी या मौसी मौसा के कारक हैं, या शुक्र जो है वो पत्नी के कारक हैं, शनि आपके नौकर चाकर के कारक हैं। एसेंडेंट तो स्थिर कारकों में भी नहीं आया है, लेकिन एसेंडेंट की महत्वता को क्या ऋषि पाराशर ने कहीं भी कम आंका है? नहीं आंका है, क्योंकि आप एसेंडेंट से ही, आप लगन से ही देखते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने तो यहां तक कह दिया, आज मैं एक अपने शिष्य और सहपाठी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक पॉइंट बताया, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट। तो मुझे याद है मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के बारे में भी ऋषि पाराशर ने बताया। मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट क्या होता है कि जो लगन की आपकी जितनी डिग्री है उसके 1 डिग्री ऑन बोथ साइड्स, कोई भी अगर ग्रह होगा तो वो MEP पे आएगा,
मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पे, और वो सर्वाधिक आपके जीवन के अंतर्गत वो सर्वाधिक कार्य करने वाला होगा। ये पाराशरी का नियम है। तो कहने का मतलब है ऋषि पाराशर ने लगन की डिग्री को तो एक बहुत सैक्रोसेंट माना है, बहुत ज्यादा उसको बहुत रिलीजियस माना है कि जो भी प्लैनेट उसकी डिग्री के 1 डिग्री इधर उधर होगा तो प्लैनेट मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट का प्लैनेट माना जाएगा, और वो सर्वाधिक आपके जीवन के अंदर में आपको गोल्डन ईयर्स देता जाएगा। सर तो हम लगन की डिग्री का भी कहीं इस्तेमाल तो करते होंगे ना? लगन की, देखिए लगन की डिग्री का इस्तेमाल यही होता है कि जेमिनी के अंदर ना लगन की डिग्री का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि भाई आपके, जैसे आपने कहने का मतलब है कि लगन की डिग्री का जो नियम है वो मेरे हिसाब से दशाओं के अंदर में ज्यादा दिया है इन्होंने, वैसे नहीं है। मतलब वैसे कारकों की जो है डिग्री जो है वो प्लैनेट्स की डिग्री पे आधारित है। लगन की डिग्री का वैसे सच कोई कारकों में नहीं उपयोग है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है क्लास 1 और क्लास 2 की पीडीएफ को लेके। सर इसमें आपने 28 पॉइंट पे एक चीज है कि सर सन एंड वीनस फॉर फादर डे बर्थ, सन नाइट बर्थ वीनस, ठीक है सर। सन और वीनस को नाइट और डे बर्थ के हिसाब से किस हिसाब से लिया जा रहा है? और 29 में है मून और सैटर्न। अच्छा सर मून और सैटर्न मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न मैं समझ गया आपका। देखिए जो डे हमारा होता है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होता है। जैसे अगर किसी की बर्थ अगर मई में हुई है तो मई मंथ में अगर बर्थ हुई है तो सूर्यास्त मई में होता है 18:53 पे, 6:53 पे। तो अगर कोई बच्चा 6:53 से पहले पैदा हुआ है तो वो डे बर्थ का माना जाएगा। सूर्यास्त के बाद अगर कोई बच्चा 6:54 का हुआ है तो वो नाइट बर्थ में आ जाएगा, और वो सूर्योदय तक वो नाइट बर्थ में रहेगा। सूर्योदय आपको पंचांग एल्मेनेक या आपके सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है। उसमें जो है अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि सूर्योदय कब हुआ और सूर्यास्त कब हुआ। सर इसमें कुछ कंट्रास्ट नहीं है? सन और वीनस को ले रहे हैं और उधर मून और सैटर्न को ले रहे हैं। मेरा कुछ डाउट है इस चीज को लेके। मैं शायद मेरे पास क्वेश्चन नहीं है कि मैं क्या क्वेश्चन करूं, वो डाउट दिमाग में ऐसा है। देखिए एक बात है, आपने इंग्लिश के अल्फाबेट में ए पहले आता है, बी बाद में, सी बाद में, और जी जो है जेड जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है। उस पर आपने कभी कोई डाउट किया था? सर उस फील्ड में गई नहीं, उस फील्ड में जाऊंगी तो क्वेश्चंस आएंगे। कोई बात नहीं। ओ आ ई में आपने कोई डाउट किया था? वर्णमाला में कॉका गॉगा में कॉका गॉगा ड़ों के बाद में चौछा जौझो नौ क्यों आया, इस पे डाउट किया था? नहीं सर। अच्छा लक्ष्मी, एक बात को ना जिंदगी में एक बात का उसूल बनाइए। वो उसूल ये होता है, आप हमेशा जो है ना कुछ चीजों के बारे में एक विधा होती है। विधा का मतलब है विद्वान लोग उसको रचते हैं। हमारी माताजी जब खाना बनाती हैं तो कभी ये सोचिए कि वो जब खाना बनाती हैं तो सबसे पहले वो तरकारी को काटती हैं। तरकारी को काटने के बाद वो तरकारी को छोटा छोटा सा पीस करती हैं। फिर उसको जब वो सबसे पहले वो जो है तेल में जीरा डालती हैं। जब वो जीरा जब फूलने लगता है तब वो तरकारी को उसमें तलती हैं। एक्चुअली याद रखना इस बात को, विधा का मतलब होता है कोई भी टैलेंट या कोई भी सब्जेक्ट, उसका जो प्रणेता होता है, उसका जो राइटर होता है, वो राइटर हमारे सब्जेक्ट में, ये तो चलो फूड मेकिंग की बात हो गई। फूड मेकिंग में तो कोई हमारे जैसे ही लेसर मॉडल्स ने फूड मेकिंग के ढंग बताए। ये जो हमारी सब्जेक्ट हैं, ये जो विधाएं हैं, और इसी प्रकार से जो हमारी लैंग्वेजेस हैं। अब जैसे अंग्रेजी एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से निकली है, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज में ये बिल्कुल कंफर्म्ड है और ये सीमेंटेड है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ये सब कंफर्म्ड है। उसी प्रकार से हमारी जो वर्णमाला है आर्यन समाज से, बहुत पुराने समाज से लिखी गई, तो वो चीजें जो है वो भी सीमेंटेड है। तो ये तो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये तो दिव्य दृष्टा ऋषियों ने लिखे हैं, इनमें तो डाउट का कोई विषय ही नहीं बनता। मैं आपकी बात समझ गई, बस क्वेश्चन था, मैं इसलिए क्लियर करने की। कोई बात नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन हमें डाउट नहीं करना है अपने ऋषियों पे।
ऋषियों ने जो सब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि आप डाउट करने की पोजीशन में ना अभी बिल्कुल भी नहीं है। जब आप जैमिनी ज्योतिष की जब आप विद्वान बन जाएंगी के.एन. राव साहब की तरह, तो के.एन. राव साहब ने जैसे कुछ बातों पे डाउट किया तो उनका सॉल्यूशन ढूंढो। एक बार की बात है ना, एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग को पेड़ में लगा दिया और ये कहा कि इसमें दीवार में चिपका दिया, इसमें कहा इसमें गलतियां निकालो। तो हर आदमी ने जो है उसमें अपना पेन चला दिया, तो वो जब गया तो फ्रस्ट्रेट हो गया। तो उसके मित्र ने कहा तुमने गलती क्या की, तुमने यहाँ लिखा कि गलतियां निकालो, तुमने ये लिखना चाहिए था कि गलती निकालो और एक बनाओ यहाँ पे, उसको सुधारो। नहीं सर, मैंने गलती नहीं निकाली, मेरे बस क्वेश्चन था, मैं उसको। के बाद उनके जो है पेंटिंग पे किसी ने भी एक अपना पेन भी नहीं चलाया, क्योंकि नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आप चीज को ना दूसरी तरह से पकड़िए। इस तरह से आप पकड़िए कि जिस दिन आप विद्वान हो जाएंगी, और आई एम श्योर मेरी क्लास का हर व्यक्ति विद्वान होकर निकलता है अपने सब्जेक्ट में। विद्वान होने के बाद ना आपके पास में पूरा, देखिए शिक्षक आपको ना एक हद तक पढ़ा सकता है, मैं मैक्सिमम आपको 30 क्लास तक पढ़ा दूंगा, वैसे ऑफिशियली 21 क्लास तक पढ़ाऊंगा, अनऑफिशियली थोड़ा और बढ़ा के पढ़ाऊंगा। तो जब मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बाद आप उस श्रेणी में आ जाएंगी कि क्या गलत क्या सही की समझ आपको डेवलप हो जाएगी। फिर आप जो है लाइव एग्जांपल्स में उनको काम करेंगी, तो फिर आप उसमें कुछ अपने इनपुट्स दे पाएंगी। ये सर तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि क्लास फर्स्ट और सेकंड पीडीएफ में 21 नंबर पे एक चीज समझ में नहीं आई। व्हेन ए प्लैनेट इज इन 9th फ्रॉम केतु is causes Argala, it is counted by a planet in the 5th house. काउंटर्ड का मतलब होता है विरोध की अर्गला। ये अभी जो है प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी ने भी प्रश्न पूछा था, इसमें इसका जो वो है कि केतु के केस में केतु को सिर्फ एक अर्गला मिलती है। मैंने उसमें एग्जांपल में ये बताया था कि केतु कुलस्योन्नति, आपको याद होगा, राहुर बाहु बलो बलम केतु कुलस्योन्नति। दूसरा, केतु को धर्म की पताका कहा जाता है। तीसरा जो है ऋषि जैमिनी के अनुसार ग्रेट बृहस्पति देव के बाद में अगर स्पिरिचुअलिटी का कोई प्लैनेट है तो वो केतु है। केतु ही धार्मिकता और स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट है। तो क्या है कि केतु के केस में नवम भाव क्या है, धर्म और भाग्य का है, पूजा पाठ का है, गुरु का है। तो केतु को जो शुभ अर्गला मिलती है वो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह से मिलती है, और उसका विरोध जो करती है अर्गला वो पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट करते हैं। इसका मैंने आप लोगों को ना एक एग्जांपल भी दिया था कि पंचम भाव हमारी एस्पिरेशंस का भाव है, क्लास में आप लोगों को एग्जांपल दिया था, दिए हैं और इस पे 2-3 बार समझाया भी है जी। तो ये जो असल में नीति का भाव है नवम भाव, तो नीति से आपको बताता है कि अपने पिता की मृत्यु का मत सोचो, उन्होंने सक्षम बनाया है कि ये अगर पिता ने बोल दिया कि मृत्यु के बाद ही मेरी प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, तो ये गलत विचार, अनीति का विचार मत दिमाग में लाओ कि पिता की मृत्यु कब होगी। ये सोचो कि अब पिता से आशीर्वाद लेने का, उनकी सेवा करने का, जब वो शरीर से इतने सक्षम नहीं है तो वो समय आ गया है। उसका जो इंटेंजिबल आशीर्वाद मिलता है वही आशीर्वाद लेने की कोशिश करो। ये तो ये हमें नीति अनीति के बारे में नवम हाउस बताता है। और जो पंचम हाउस है वो चूंकि समाज के द्वारा हमारे को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमारी थिंकिंग को वो इन्फ्लुएंस करता हुआ वो कई बार हमें ना अनीति के विचार भी दे देता है कि वो भाई मैं एक फर्रा रख के ले जाऊं एग्जाम में, फर्रा लिख के ले जाऊं तो मैं जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे लिख दूंगा। लेकिन नवम भाव कहेगा नहीं, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे माता पिता का कितना अपमान होगा कि वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे कि तुम एग्जाम में पकड़े गए हो, तुम रेस्टिकेट हो जाओगे, स्कूल से निकाल दिए जाओगे, फिर दोबारा तुम्हारा जो है एडमिशन कहीं नहीं होगा। तो ये बताता है ना, तो नीति की बात को बताता है नवम भाव। इसलिए नवम भाव की जो विरोध अर्गला है वो पंचम से आती है। अब दूसरे लोगों को मौका देते हैं। लक्ष्मी जी सर, थैंक यू। विनीत जी बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। जैसे अर्गला सबसे पहले काउंट होता है, तो मतलब अर्गला इज एन एक्शन व्हाट आई फील, एंड विद्रोह गला इज अ रिएक्शन, विद्रोह कर रही है। तो प्रभु जी कुछ ऐसा भी होता है कि अगर अर्गला नहीं है तो विद्रोह अर्गला होगी ही नहीं, अगर एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। एनी कंसेप्ट लाइक दिस आल्सो? नहीं, क्योंकि ना अर्गला के कॉन्सेप्ट में राशि को भी लिया जाता है, और अर्गला के कॉन्सेप्ट में अगर किसी राशि में ग्रह नहीं होता
तब भी वो राशि अर्गला देती है। लक्ष्मी ने बहुत पहले प्रश्न पूछा था तो मैंने आंसर दिया था क्लास में। अब जैसे आपकी धन भाव की अर्गला नहीं है, वहां पे कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन फिर भी वहां पे एक राशि बैठी है। अगर सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज वहां पे वर्गो राशि, कन्या राशि बैठी है, तो कन्या राशि बहुत मैथोडिकल, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है। वो हर चीज को बड़े स्पिक एंड स्पैन वे में और बहुत परफेक्शन के साथ करती है। तो आपको जो धन की समझ देगी, वो समझ ये राशि आपको स्पिक एंड स्पैन समझ देगी, यानी आपको ये समझाएगी किस तरह से धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए और किस तरह से धन को संचय करना चाहिए। अब सपोजिंग इस राशि पे कोई ग्रह की विरोध अर्गला आ जाएगी, तो इस राशि के अच्छी क्वालिटीज को वो अपने खुद के सिग्निफिकेशन से ब्लॉक कर देगी, उस ग्रह के सिग्निफिकेशन से ब्लॉक। हाँ, जैसे गुरु ने अगर विरोध अर्गला दे दी तो गुरु ज्ञान का प्लेनेट है, लेकिन वो जो ज्ञान देगा ना, वो ट्विस्टेड ज्ञान दे देगा। ट्विस्टेड ज्ञान का मतलब है वो व्यक्ति हर चीज को क्वेश्चन करने लगेगा कि भाई पूजा क्यों करें, भाई माता पिता अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम जब माता पिता बनेंगे तो हम भी ड्यूटी करेंगे। तो मतलब इस तरह से वो ट्विस्ट करने लगेगा। ज्ञानी तो होगा, लेकिन ज्ञान का जो उसका टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट किंग जोंग उनकी मिसाइल की तरह होगा। ठीक है प्रभु जी, शुक्रिया। वेलकम। नीरज जैन साहब बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, दो क्वेश्चन थे छोटे छोटे। एक तो जो ये विरोध अर्गला का शब्द है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफाइन अर्गला भी बताता है भी। जैसे नवम भाव अगर कुछ विरोध अर्गला दे रहा है तो अच्छे के लिए ही दे रहा है, मतलब पॉजिटिव दे रहा है। या 11वें भाव में अगर प्रॉफिट नहीं कम आ रहा तो बंदा थर्ड हाउस से एफर्ट करेगा, तो हर जगह विरोध तो नहीं है इसमें। आपका कहना उचित है कि असल में क्या हो गया ना, ये जैसे सेंसेक्स का करेक्शन होता है। आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर सेंसेक्स के बारे में कभी सुना हो, अभी सेंसेक्स हमारा 60,000 से ऊपर चला गया था। हम कहते हैं ना कि वहीं हमारे को स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं एक समय आएगा जब ये सेंसेक्स में करेक्शन होगा। करेक्शन इज स्टेबिलिटी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो विरोध की अर्गला होती है वो करेक्शन के हिसाब से करती है और वो चीजों को आदमी की क्षमता के अनुसार बना देती है। अब क्या है कि सपोज अर्गला आपकी जो है बहुत जबरदस्त हो गई, तो क्या हो गया, उसने बोल्ट लगा दिया, तो आपको वो इतना ज्यादा एम्बिशियस बना देगी। धन की अर्गला होगी कि वो पैसा कमाने के लिए आप अपने स्वास्थ्य को ही खराब करने लगेंगे। कि आपने कहा जी मैं तो 16 घंटे काम करूंगा, तो मैं क्या है कि मैं एक जगह से सैलरी ले रहा हूँ, ऊपर से मैं जो है धन के लिए मैं किसी और का प्राइवेट में और कोई काम करूंगा, कुछ मैं जो है इस तरह के भी काम करूंगा कि मतलब पीसमिल वर्क्स, कंसल्टिंग के वर्क्स। तो पता चला कि आपने जो है इतना ज्यादा काम ले लिया कि वो काम लेने के बाद आपका कोर्स करेक्शन नहीं हुआ, तो वो स्वास्थ्य को 12th हाउस क्या है आपके व्यक्ति के हॉस्पिटलाइजेशन का है, या अगर आपने नीतिपूर्व लिया तो वो वहां से इम्प्रिजनमेंट भी है। तो चीजों का ना कोर्स करेक्शन होता है विरोध अर्गला में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कॉमन सेंस को यूज करना होगा। कई बार जो है विरोध अर्गला होने से एक व्यक्ति को, अब जैसे सपोजिंग को अभी हम जिनसे बात कर रहे थे, उनका बच्चा जो है वो बड़ा पढ़ने में बहुत अच्छा है, गुरु की उसको विरोध अर्गला पड़ी है, लेकिन आप एक बात देखिए ना कि वो बच्चा जो है मंदिर में भगवान की बैसाखी के सहारे नहीं खड़ा है, वो अपनी खुद की मशक्कत मेहनत के सहारे खड़ा है। वो विरोध हो जाने की वजह से उसको गुरु ने ज्ञान के रूप में जो है बढ़ा दिया, ज्ञान की तरफ को बढ़ा दिया। गुरु ने कहा कि नहीं, गुरु अपने आप में खुद भी बहुत मशक्कत का, मेहनत का प्लेनेट है, पुरुषार्थ का प्लेनेट है। उसने कहा नहीं, इस तरफ चलो। एक तो दूसरा ये होता है कि एक बच्चा जो है वो भगवान की पूजा भी कर रहा है और तैयारी भी कर रहा है, तो वहां पे भी अपना समय कर रहा है और वो ये कह रहा है भाई आधा जो फायदा है वो भगवान क्रिएट कर देंगे, 50% तो मेरी मेहनत से आ जाएगा, 50% भगवान दे देंगे तो मैं टॉप कर जाऊंगा। तो ये कोर्स करेक्शन करता है। आप ठीक कह रहे हैं जी। सेकंड सर, कर तो हम वैसे जेमिनी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं प्राशरी टच भी रहता है इसमें। प्राशरी के हिसाब से कोई प्लेनेट जैसे योगा कारक होता है, बट जेमिनी में वो ज्ञाति कारक बन जाए, तो फिर कैसे, मतलब जब दोनों चीजें सामने आती है तो कैसे? ऐसा है जी, इसमें तो नीरज जैन साहब, कॉमन सेंस मेरा ये कहता है
कि जिस समय मैं क्रिकेट की पिच में पहुंचूंगा तो मैं बॉल और बैट से खेलूंगा, और जब मैं गोल्फ कोर्स में पहुंचूंगा तो मैं बैट को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, बॉल को साथ नहीं लेके जाऊंगा, मैं वहां जो है गोल्फ के क्लब से खेलूंगा। और जब मैं टेनिस के फील्ड में आऊंगा, तब मैं टेनिस के रैकेट से खेलूंगा। जब भी कभी आप किसी ज्योतिष के विषय विधा को लेकर चलते हैं तो आप उसके नियमों से आगे चलते हैं। सॉरी, ये तो एमबीबीएस का एडवांस वर्जन है ना, आप बता दीजिए। नहीं, एडवांस वर्जन ये रिफाइंड वर्जन है। लेकिन इसके नियम देखिए, जहां नियम जो है, देखिए एक सिंपल सी बात है, स्टीयरिंग अगर गाड़ी में वहीं लगा है जहां की पिछली गाड़ी का था, तब तो ये बिल्कुल कॉमन होता। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक की कार दे दी है, डिफरेंट कार दे दी है, काफी फर्क है विषय में। जहां पे फर्क है, उस डिफरेंस के साथ ही हमने चलना है। यानी कहने का मतलब है, जब योगाकारी की बात हो जाती है तो योगाकारी आपके पाराशरी नियमों में चलता है। यहाँ पे अगर वो घनातिकारक है तो घनातिकारक है, वो आपके पास लाइफ के मेनी लाइफ्स का डेड बैलेंस है। आप उस बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं, को साथ में लेके जा रहे हैं, उससे दुख देना है। अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे जो है बचपन से मुझे इतनी बार फ्रैक्चर और चोटें लगी हैं कि मेरे जो रिश्तेदार थे मुझे राणा सांगा कहते थे। राणा सांगा जो है वो एक ऐसा हिस्ट्री में ऐसा योद्धा था कि ये कहा गया कि वो युद्ध भूमि में उसको 75 घाव लगे, 75 घाव लगने के बाद भी वो बच गया। तो राणा सांगा बोलते थे, आप जानते हैं मेरा लगन क्या है? मेष लगन है। लग्नेश जो है आप जानते हैं ट्रम्प कार्ड होता है कुंडली का, सर्वाधिक शुभस्त का ग्रह है मंगल। लेकिन मंगल मेरा जैमिनी के अंदर घनातिकारक है, ज्ञातिकारक है। जब मैं जैमिनी ज्योतिष से देखता हूं तो मुझे साफ पता चलता है कि मेरे इतने एक्सीडेंट्स क्यों हुए, इतने बार मेरी हड्डियां क्यों टूटी, कभी पांव की हड्डी टूट गई, कभी हाथ की। मैरिज के बाद भी एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ था मेरा और वाइफ का, दोनों का। उसके बाद से टचवुड कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसका एक कारण था कि मैं सुंदरकांड को पढ़ने लगा, और जिस दिन से मैंने सुंदरकांड पढ़नी शुरू की मेरे एक्सीडेंट बिल्कुल रुक गए। अब हमारे वहां पे क्या है कि मंगलवार को तो सुंदरकांड, मुकेश जो हमारे गायक थे उन्होंने सुंदरकांड बहुत अच्छा गाया हुआ है, वो चलता है, पुस्तक मैं पढ़ता हूं। तो यानी कहने का मतलब घनातिकारक की जैसे ही मैंने पूजा प्रारंभ कर दी, और मेरे गुरुजी मुझसे कहते रहे, भाई हनुमान जी के मंदिर जाया करो, तुम्हारी इतनी चोट लगती रहती है। मुझे पता नहीं क्या होता था कि मेरा सारा जो होता था बेंट ऑफ माइंड होता था, वो लोधी रोड में साईं बाबा के टेंपल जाने का होता था। मैं हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाता था मंगलवार को। और मुझसे जबकि गुरुजी कहते थे तुम मंगलवार का फास्ट कर ले, तू जो है हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाना शुरू कर दे। लेकिन क्या हुआ कि जब मेरा लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ विवाह के बाद, जिसमें पत्नी को भी चोट आई, तब मुझे जो है अपने गुरुजी की बात याद आई। तब मैं गुरुजी के साथ में अपनी कुंडली लेके बैठा, तो उन्होंने कहा मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने कहा मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मुझे इस तरह की एक फीलिंग आती है कि वो थोड़ा उनका रौद्र भी रूप है, ये सब है। तो और मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना जो स्वभाव रहे वो बहुत ही मतलब पैलेटेबल हो, बहुत ही कुशन वाला हो, हंसने खेलने का हो, तो विट एंड ह्यूमर का हो। तो उन्होंने कहा फिर सुंदरकांड पढ़ो, क्योंकि सुंदरकांड जो है घर के अंदर सुख समृद्धि का वो यंत्र है। उसके बाद सब बंद हो गया। जी अब आप समझ गए, जब आप ज्ञातिकारक देख रहे हैं तो ज्ञातिकारक देख रहे हैं, और जिस समय आप जो योगा कारक देख रहे हैं, योगा कारक तो कुछ भी नहीं ठहरता है लगन के स्वामी के सामने। लगन का स्वामी तो ट्रम्प कार्ड है कुंडली का। हाँ सुनील सत्यवान साहब बोलिए। जी थैंक यू। टाइम हो गया है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। जी जी बोलिए। जैसे हम विंशोत्री में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए ट्रांजिट को लेते हैं, तो हम चरदशा में भी लेंगे ट्रांजिट को? देखिए ऐसा है, जो ट्रांजिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मॉडर्न राइटर्स ने इसमें डाला है। विंशोत्री दशा में वो बहुत इफेक्टिव वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिट इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। तो जो मॉडर्न राइटर्स हैं उस ट्रांजिट को नवमांश में लगा देते। हाँ जी रत्ना जी बोलिए। जी सर, वो अर्गला से संबंधित है मेरा, वो जो नरेंद्र मोदी जी की करवाई थी, चौथे और 10वें भाव की अर्गला,
तो चौथे भाव में उनका मातृ कारक जुपिटर है जो वही बैठा है चौथे भाव में ही, और शनि है जो आत्मकारक है वो 10वें भाव में बैठा है, और वीनस है उसके साथ, शनि और वीनस। तो वो विरोध करेंगे कि उसको वो सपोर्ट करेगा, वो शनि आत्मकारक उसका? तो आप ये कहना चाह रही हैं नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप में, पहले आप ये बताइए कि अर्गला कहाँ से आ रही है? क्या धन और सुख की अर्गला है? सर चौथे भाव में जुपिटर है जो 10वें भाव में दे रहा है, सैटर्न और वीनस विरोध कर रहा है। 10वें भाव में नहीं दे रहा है रत्ना जी, चौथे भाव का जो है वो सुख की अर्गला है, उसका 10वें से कोई मतलब नहीं है। 10वें से तो विरोध अर्गला आती है। चौथे भाव का देना है तो उस जातक को दे रहा है सुख, और मेगा प्लैनेट है गुरु तो मेगा सुख दे रहा है। कभी कभी आप अर्गला को कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ये समझिए उस जातक पे लागू हो जाता है या उस भाव पे लागू हो जाता है। जैसे अगर धन की अर्गला होगी तो उस जातक पे लागू हो जाएगी, सुख की अर्गला होगी तो जातक पे लागू होगी। अब आप द्वितीय हाउस की निकाल रहे हैं तो द्वितीय हाउस की अगर धन की अर्गला है तो उस व्यक्ति के कुटुंब पे, धन पे, वेल्थ पे, उस पे लागू हो जाएगी धन की अर्गला। उसका सुख है, चौथे भाव की अर्गला है द्वितीय से, तो वो उसके धनार्जन पे और वेल्थ क्रिएशन पर उस पे सुख का एक स्प्रे बेनिफिट शुरू कर देती है। ये है जिस भाव से अर्गला है उस भाव पे वो धन की, सुख की, पंचम की और नवम की जो अर्गला है जो कि केतु के आने पे होती है वो तब एप्लीकेबल होगी केतु के केस में नवम की अर्गला। अदरवाइज जो है अष्टम की अर्गला चलती है। मतलब ये 10वें भाव के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि उनको सिर्फ 10वें भाव से संबंधित ही ये परिणाम देगा। उनको तो ओवरऑल ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनना और बिल्कुल क्लीन स्वीप से निकल जाना, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक आज तक कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे इस तरह की छवि नहीं बना पाए कि इंटरनेशनल फोरम्स पे उनको भय भी किया जाए और उनको इतना सम्मान भी दिया जाए। आज जो है इंडिया की रैंकिंग 5th कंट्री के रूप में आती है एज ए मिलिट्री पावर। तो इसका मतलब मोदी जी के केस में ये जो सुख की अर्गला है, इनको इस बात का भी सुख दे रही है कि इंटरनेशनल फिगर बन गए। इनको इस बात का भी सुख दे रही है कि इनके नाम पे ही इलेक्शन पूरे स्वीप हो रहे हैं। इनको इस बात का भी इनको सुख दे रही है कि इन्होंने जो सेकंड टर्म आया बीजेपी का, तो उसमें इन्होंने ताबड़तोड़ इन्होंने जो है स्वीप, क्लीन स्वीप किया। इतनी सीट्स लेके आ गए जितना कि सोच भी नहीं सकता कोई। तो ये सारी चीजें सुख देती हैं इनको। तो वो शुभ भाव, शुभ प्लेनेट बैठा है इसलिए वो शुभ इसलिए वो सुख दे रही है। दूसरा वो मेगा प्लेनेट है। प्लैनेट्स की प्रकृति को ऋषि जेमिनी ने नहीं परिवर्तित किया है। जो भी पाराशर में प्लैनेट्स के कारकत्व हैं उनको नहीं परिवर्तित किया है। हाँ सीमा जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपने चर दशाओं के बारे में बताया तो ज़ोडाइकल सीक्वेंस काउंटिंग होगी एक तो, और एक इनडायरेक्ट या बैकवर्ड काउंटिंग होगी। तो जब अंतरदशा चलेगी तो वो भी ऐसे ही बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड वाला पहले चलेगा जैसे? नहीं, इसमें अंतरदशा में क्या होता है कि जो सीक्वेंस जो है महादशा का होता है वही सीक्वेंस जो है अंतरदशा का होता है। आपको उसी सीक्वेंस में क्या करना होता है कि वर्ष जो दशा के होते हैं महादशा के, उसी के अंतरदशा के जो है उतने महीने के हो जाते हैं। और इसमें एक और नियम है कि महादशा का जो अंतरा होता है वो लास्ट अंतर होता है, सबसे आखिर में आने वाला अंतर। ये चीज क्लियर हो गई सर। जैसे आपने अभी कहा कि मान लो किसी का बैकवर्ड काउंटिंग से चल रहा है और उसकी सेकंड राशि यानी कि वृष राशि की दशा चल रही है अभी, तो अंतरदशा उसकी जेमिनाई की चलेगी या उसकी मेष की चलेगी? अगर उसका इनडायरेक्ट काउंटिंग चल रही है तो पहली अंतरदशा कौन सी आएगी? मैंने आपको बताया ना कि पैटर्न वही फॉलो होता है। जो पैटर्न जो है दशा का होता है वही पैटर्न जो है अंतरदशा का भी चलता है। ठीक है सर। लेकिन मैं 17 तारीख को आपको ना अंतरदशा के ऊपर में ज्यादा क्लैरिटी आपको दे पाऊंगा 17th की क्लास में। अभी के लिए आपका ये कंजम्पशन के लिए रखिए। जी सर, थैंक यू। अब मैं आपके सामने एक कुंडली लेके आता हूँ। ये जो हमारे जगदीश नयन साहब ने बोला है, तो बोलिए।
जी, जैसे मंगल केतु को दशा के लिए हमने जो उसमें बली था दशा काउंटिंग में हम लोग ने उसको लिया, वैसे ही अगर अरुदा के लिए भी वैसे ही देखना पड़ेगा क्या? स्कॉर्पियो के लिए अगर देखना है स्कॉर्पियो से वहां तक अरुदा के लिए। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट में आपको, मैं जैसे वो हॉरोस्कोप निकाल रहा था, ये हॉरोस्कोप कौन चली गई है? जी, अब आप बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अगर किसी हाँ, का ये स्कॉर्पियो मतलब जैसे जो दशा होती है, जैसे आप लगन से देखते हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आप आरूढ़ से भी देखते हैं, आरूढ़ से भी देखते हैं, कारकांशा कुंडली से भी देखते हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ जैसे किसी का स्कॉर्पियो लग्न है या एक्वेरियस लग्न है, दोनों में से कोई सा भी एक लग्न है तो मैं समझता हूँ, ओके, तो उसका अरुदा लग्न देखेंगे, एएल जो देखेंगे वो उसमें भी हम लोग यही चीज देखेंगे कि मंगल केतु में कौन स्ट्रांग है या शनि राहु में कौन स्ट्रांग है, या फिर डायरेक्टली मंगल या शनि को ही कंसिडर कर लेंगे फॉर अरुदा, ये पूछना चाह रहा हूँ। मंगल और शनि को कंसिडर करते हैं, उसमें केतु और इसका रोल नहीं है फिर राहु का। इसमें क्या है कि देखिए जेमिनी में ना दो हमेशा दो वो चलते हैं, क्या बोलते हैं, देयर आर ऑलवेज टू वे ऑफ थिंकिंग। जैसे पंडित संजय रथ का एक अलग चलता है, के.एन. राव साहब का अलग चलता है। तो इसमें क्या है कि पंडित संजय रथ कहते हैं कि उन दोनों में जो बलवान है वही उसका लॉर्ड होगा, वो बलवान के हिसाब से लेते हैं। वो कहते हैं वहां से आप काउंट करोगे तब आप आरूढ़ निकालोगे। के.एन. राव साहब ने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो इसका लॉर्ड है वो एक्चुअल में तो लॉर्ड मंगल है, उसका लॉर्ड जो है शनि है, तो उसके हिसाब से चलेगा। ये हम लोग को क्या करना है, मंगल और शनि को ही लेना है? वो मैं आपको ना आरूढ़ की क्लास में समझाऊंगा। ओके, धन्यवाद। क्योंकि अभी असल में आपको धीरे धीरे करके ना, हम जब क्लासेस से ऊपर बढ़ते हैं तब उन सारी चीजों को ना पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझाते हैं। अभी असल में आरूढ़ का चैप्टर जो है वो ले लेने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आरूढ़ का अपने उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, और इसके अलावा आरूढ़ में फिर हमें निकाल के भी दिखाना होता है कि आरूढ़ से फलित कैसे होता है। तो आरूढ़ अपने आप में ना वो जितना अर्गला का चैप्टर था, जैसे 10 पेज का आपको मिला है, आरूढ़ का भी इतना ही बड़ा चैप्टर है। और जब हम इसको सिस्टमेटिकली सीखते जाएंगे तो हम चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा अच्छा पकड़ पाएंगे। अब आप ये देखिए, जगदीश ने साहब आपको दिख रही है ये आप ये देखिएगा, जैसे पहली राशि जो है जन्म राशि की होगी। अब जन्म राशि जो है वो क्या है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि सव्य अपसव्य। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, 9th हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के ऑड राशि पड़ती है, ऑड राशि पड़ती है ना, 1 नंबर की राशि पड़ती है, 1 2 3 ऑड है। तो इसका मतलब है कि इनका सीक्वेंस कैसे चलेगा, पहले सिंह राशि की आएगी, फिर कन्या की आएगी, फिर उसके बाद तुला की आएगी, फिर वृश्चिक की, फिर धनु की, फिर मकर की, फिर कुंभ की, फिर मीन की, फिर मेष की, फिर वृष की, फिर मिथुन की, और उसके बाद लास्ट में कर्क राशि की महादशा आएगी। अब जब हमने इसको देखना है कि इसका जो स्वामी है, अब चूंकि 5 नंबर में काउंटिंग कैसे होती है, 5 नंबर जो है वो 4 5 6 ये इवन साइन है, अपसव्य है। अपसव्य का मतलब है 1 2 3 आपके ऑड साइंस हैं, 4 5 6 आपके इवन साइंस हैं। ये इवन साइन में जो काउंटिंग होती है वो बैकवर्ड होती है। इसका स्वामी, सिंह राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, 10th भाव में बैठा है, लेकिन काउंटिंग में वो कौन से में आ जाएगा, चौथे में। 1 2 3 4 चौथे में आ गया। आपको दिखाई पड़ा ये? तो चौथे में अगर दिखाई दे रही है सर। तो इसके दशा में बच्चे हुए 3 हो गए, 3 हो गए। तो अब आप यहाँ चलिए, आप इसकी दशा को निकाल के देखिए। ये देखिए, ये आपकी चर दशा है, ये चर दशा आपको दिख रही है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, लियो। जन्म राशि की दशा पहली राशि होती है, तो लियो राशि की दशा है जो कि कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की। और इनके आप देखिए हर जो अंतरे हैं वो 3-3 महीने के हैं, 14 जून 1946 से 13 सितंबर 1946। और आप देखिए इसका जो ऑर्डर है वो क्या चल रहा है, जो ऑर्डर यहाँ से चल रहा है, लियो के बाद वर्गो, वर्गो के बाद लिब्रा, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो। तो यहाँ भी देखिए लियो में, चूंकि लियो की दशा सबसे लास्ट होगी, वर्गो आ गया, लिब्रा आ गया, स्कॉर्पियो आ गया। जो सीमा जी ने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है।
वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से वो चल रही है। और ये हर एक में उसी तरह से चल रही है। आप देखिए लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इसमें भी आप देखिए स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इसमें भी देखिए। तो आपको अब हमें जो चलना है वो हमने द्वितीय भाव की देखना है। तो द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ गया है अपने से? दसम, 7, 8, 9, 10। और आप जानते हैं 4, 5, 6 जो है वो अपसव्य हैं राशियां, यानी कि ये इवन साइंस है। इवन साइंस का मतलब हो गया कि गुरु से, जहां से कन्या राशि से बुध तक आप उल्टा काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 4 - 1, इसका मतलब ये 3 वर्ष की होगी। तो आप इसको देखिएगा यहाँ पे, ये आप इसको देखिए वर्गों को 3 वर्ष, ठीक है? दिख गया जगदीश साहब? जी जी। अब आप लिब्रा पे आ जाइए। 7, 8, 9 जो है ऑड साइंस होते हैं, इनमें काउंटिंग जो है वो फॉरवर्ड होती है, यानी कि जुडाइकल होती है। तो इसका स्वामी कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, यानी अपने से दसम में बैठा है। तो क्या हो गया? 10 - 1, बताइए 9 वर्ष की हो गई लिब्रा राशि की दशा। 10 - 1 कैसे मतलब सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना 1 तो। हाँ नहीं वो तो ठीक है, अगर उच्च का होगा तो वो बढ़ जाएगा। उच्च वाला मैंने आपको बताया वो ड्रॉप कर दिया है, उच्च और नीच। आप एक बार बताइए, यहाँ से आप काउंट करेंगे जनाब, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, 4 है ना, 1, 2, 3, 4, तो चतुर्दशम होता है ना। यहाँ से काउंट करेंगे, सामने वाला 7, 8, 9, 10, 10 में प्लेस है ना लिब्रा का स्वामी, तो वो 10 हो गया। 10 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 1, तो 9 ईयर्स की हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई आपको? जी। अब आप ये देखिए लिब्रा में 9 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ जी। वो फॉरवर्ड काउंटिंग किस तरह से, वो डायरेक्ट ऑर्डर में कैसे है सर? इसमें तो बैकवर्ड लिया 1, 2, 3, आप देखिए 1, 2, 3 और 4, 5, 6 की लिया आपने। 4, 5, 6 में तो तीनों में बैकवर्ड गई। उसके बाद 7, 8, 9 आ गया फॉरवर्ड काउंटिंग का ऑड साइन, ऑड साइन आ गई। तो इसलिए 7 नंबर है ना ऑड साइन जी। अब सब मैं थक गया हूँ। आगे 17 तारीख की क्लास में हम लोग करेंगे